मेरे रसगुल्ले बच्चों, ढेर सारा प्यार आपको और एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेके आओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much. I just wanted to bring to your notice that it has been very hectic for you. Yes or no? It has been very hectic for you, but it's okay. अभी मेरी बात सुनो, कल से क्या करना है? Tomorrow is 28th. I am sure majority I'll be back. मतलब मेरी कल अपॉइंटमेंट 11 बजे है, कल 1:30 बजे नहीं है, कल 11 बजे है। सो मैं कोशिश करूंगा कि I'll go back and come here, and I think that is more logical for me to do, क्योंकि फिर एक रिदम में चीजें कंप्लीट होती है और फिर वो वीडियो लेक्चर का मसला होता है यार, ठीक है? सो नहीं, तो मैं खुद यही बोल रहा हूँ. It's just that you should bear in your mind that I might be late tomorrow, depending upon the traffic and all. So if there are some content, because I'll be having a kid with me, विद्या, तो फिर वो उसके थोड़ा सा रहता है कि भूख लगी है करी, तो फिर रुकना पड़ेगा. Otherwise I'll go in one go and come, and I don't know how much it will take time for interview. तो वो उतनी सी contingency है, but otherwise I'll be back, I think. ठीक है? So कल मैं आ जाऊंगा, चिंता नहीं है. But अगर नहीं आया तो contingency दिमाग में रखना. Okay? Yep. And don't go anywhere. I'll be there tomorrow here. लेट हुआ तो भी मैं आऊंगा, ठीक है? यस. क्या है कि 8 का 9 बजे तक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. यस यस यस. देखो लास्ट के 1-2 दिन तो थोड़ा सा कॉपरेट करोगे. 11 बजे तक ठीक पक्का, हिलने का नहीं. ठीक है, अभी सुन, चुपचाप बैठो, कल का कल देखेंगे. अभी मैं आपसे ये कह रहा था, गुड़िया कोई बात नहीं, सीए आपने सिलेक्ट किया था. आपसे एक बात बोल रहा था कि रसगुल्ले बच्चों, आपका कल AS 27 हो रहा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते. AS 27 23 में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट देख रहे थे, एंड आई एक्सप्लेन्ड यू दैट वी फॉलो इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर वेरी फ्यू एडजस्टमेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ अ एंटिटी इज फॉलोइंग standalone financial statement, it is shown as an investment. Do you appreciate and agree on this? Yes. So जब कभी भी 23, 27, 21 को देखो तो पहले ये विचार करना कि standalone में क्या हो रहा है. तो standalone में AS 13 investment accounting, बात खत्म. Then going to second step, consolidated financial statement अगर बनाती है parent और उसका associate है, तो एसोसिएट की अकाउंटिंग इक्विटी मेथड से होती है. इक्विटी मेथड का लॉजिक फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन गुडविल है या सीआर है ये डिस्क्लोज करना पड़ता है. गुडविल और सीआर का कैलकुलेशन बिल्कुल वही है जो हम अभी तक करते हैं. उसका कॉम्पिटिशन है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस आप उसमें से करेंगे शेयर कैपिटल, लेस आप करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और जो कुछ भी पॉजिटिव फिगर है वो गुडविल, नेगेटिव आया तो सीआर. इसके अंदर एक और खास बात ध्यान में रखनी है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर आप चाहो तो यहीं से ही लेस कर सकते हो, तो गुडविल और सीआर आपका आ जाएगा बराबर से. डू यू एप्रिशिएट एंड एग्री? ये पन्ना पलटा मैंने. फिर हम गए आगे के लेवल पर. आगे के लेवल पर क्या होता है? अच्छा, ये जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेस करना है ये AS 13 बोलता है, तो ये स्टैंड अलोन से होता है, तो एक कॉमन यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल हम फॉलो कर सकते हैं. फिर उसके बाद में हम स्टेप सेकंड पर गए. सेकंड स्टेप पर आगे के साल में प्रॉफिट कमाया. क्या करना है प्रॉफिट कमाया? तो जस्ट एड अप योर शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी एडजस्टमेंट. फिर डिविडेंड मिला तो डिविडेंड को क्या कर दो? माइनस. इज दैट नॉट सिंपल? यस. तो इस तरीके से जो भी प्रॉफिट होगा वो ऐड करते जाना कि ये रिसीवेबल है, और जो जो चीजें मिलेगी वो क्या करते जाना? लेस. और एक चीज इसमें ध्यान में रखना, अगर यूआरपी रहा तो आपका जितना शेयर है उतना शेयर आप क्या करोगे? लेस. It is not 100% you have to eliminate. You have to only eliminate your share. So for example, आपका शेयर है 40%, तो आप शेयर लेस करेंगे 40%. और एसोसिएट हमारे अकाउंटिंग के जार्गन से बहुत सिंपल है. लॉ में आपने इसको और बहुत डेप्थ में पढ़ा होगा, बट हमारे अकाउंटिंग के जार्गन में क्या है कि अगर 20% या 20% से ऊपर एक्वायर किया है और 50% से नीचे, तो हम उसको क्या मानेंगे बाय डिफॉल्ट? एसोसिएट. इज दैट ओके? तो इसके अंदर इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड समथिंग इनटू द इन्वेस्टी. शब्द क्या यूज किया जाता है? इन्वेस्टर. क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग यू आर नॉट एक्वायरिंग द कंट्रोल, यू आर ओनली एबल टू डू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज समथिंग वेरिन यू आर केपेबल ऑफ, यू हैव अ पावर टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग एंड द फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस ऑफ द एंटिटी. इन्वेस्टी. डू यू एग्री? तो इस व्यक्ति को यहां पर शब्द क्या दिया जाता है? इन्वेस्टर. वो शब्द पेरेंट में, मतलब कंसोलिडेशन में दिया जाता था पेरेंट. जब हम AS 27 देखेंगे तो उसमें शब्द दिया जाता है वेंचरर. कोई बात नहीं, वेंचरर आगे देखेंगे. अब दो शब्दों समझ में आ गए. एक पेरेंट होता है. पेरेंट कब? जब आप कंट्रोल कर रहे हो.
और जब आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हो तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर। वो टेक्निकली वो इन्वेस्टर ही है, उसने इन्वेस्ट इसलिए किया ताकि वो पैसा कमा पाए उससे। डू यू एग्री और नॉट? और इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अब आपके जहन में क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं। अच्छा, जब भी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे 100% या सिर्फ आपका शेयर? आपका शेयर। मतलब नोट नंबर 5 अगर फॉलो करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट नंबर 5 को फॉलो करते रहो। सो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड, और जो कुछ भी डिविडेंड मिला है वो क्या कर देंगे, लेस। इट इज एज गुड एज द लाइबिलिटीज गेटिंग ओवर। कल मैंने आपको कुछ येलो के होमवर्क दिए थे, कुछ हुआ गुंजाइश? जो डाउट है वो कर देंगे सॉल्व, बट क्वेश्चंस करके आए हो क्या? मुझे एक बार देखने आंसर अगर किसी ने किए होंगे तो। बेटा वैसे देखने जाएगा तो स्टैंडर्ड को हमको जो रिवाइज करना है, इट टुक नॉट मोर देन 12 मिनट्स फॉर अस टू रिवाइज। इसीलिए मैंने कल भी जो बात बताई थी, अपनी चीज को रिवाइज करके रखो और इजी गो राउंड में जो हो जाएगा वो देखो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, समय का ये पल थम सा गया है। ये कश्यप साहब है, कश्यप साहब का होमवर्क देखते हैं। बड़े बेसब्री से उन्होंने बहुत सारी बार डाला है आंसर को। सभी अकाउंट्स के फैकल्टी से बात कर ली मैंने, किसी का नहीं हो रहा सिलेबस का है? किसी को आइडिया है जिसका कंप्यूटर? और जो हुआ है वो मुझे नहीं पता, बट क्लास में कोई टाइम पास नहीं हुआ है, इज्जत से जाते रहे। और एक लर्नेड प्रोफेसर थे, उनसे बात हो रही मेरी, तो बोले हो ही नहीं सकता बोले इतने टाइम में, अगर तुम ये पूरा ये कर रहे हो तो जिस तरीके से कर रहे हो वैसा हो ही नहीं सकता, और विच इज करेक्ट, नहीं हो सकता। और भगाते बीच में ही, थैंक गॉड मैंने भगाया नहीं, आई डोंट नो, आई केप्ट माई पेशेंस एंड पीस। भगाता कि जो अभी तक समझ में आया उसकी भी 12 बज जाती, उसकी भी 12 बजती। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार पढ़ लेता हूं। कितने बच्चे होमवर्क करके आए? बेटा आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, लास्ट मोमेंट पर गिव अप मत मारो यार, जो नहीं कर रहे हो। बहुत मेहनत करी आपने, अब आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। जिनको जाना था वो चले गए, तुम भी मत आओ, तुम भी चले जाओ, बट ये काम मत करो। 2 ही तरीके होते काम करने का, या तो करो या मत करो। ये बीच का तरीका है ना, मत सिलेक्ट करो, इससे कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं नहीं पहुंच सकते। इधर यू डू इट और यू डोंट डू इट, एटलीस्ट एंजॉय लीजर। फिर कुछ ही नहीं करते सीए वगैरह, और कर रहे हो तो दिल खोलकर करो। ये आधा अधूरा जान मत लगाओ, आधा अधूरा दिल मत लगाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि तुम सोचो जरा, एक बार विचार कर लो, तुम एग्जाम दे के आए पूरा फुल फ्लेजेड, पूरा मेहनत करे, और उसके बाद में रिजल्ट फेल आएगा, क्या मतलब है? इधर मेजॉरिटी लोग फेल होते हैं यार। डोंट बिकम मेजॉरिटी काइंड ऑफ स्टाफ, बी इनटू द माइनॉरिटी, कीप डूइंग इट। नहीं हो ओरली करके आओ, कोई दूसरा तरीका ढूंढो, बीच में मत छोड़ो। ऐसा नहीं चलेगा, कैसे याद आएगा तुमको बताओ मुझे? अभी तुम करने में हिचकिचा रहे हो, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे कभी, वो नहीं होते आगे चलकर। हिप बढ़ते जाता है यार, फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, अपने आप अंदर से गिल्ट आती है, अपने आप तुम अच्छा वाइब्रेशन छोड़ते हो जो आपको पता भी नहीं है कि जिस वाइब्रेशन से आप नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करोगे, विल नॉट अट्रैक्ट गुड थिंग्स। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। इफ यू वांट टू डू इट 100%, इफ यू अदरवाइज डोंट डू इट। ना किसने जबरदस्ती किया है? लाइफ में कुछ तो ढंग का कर ही लोगे, जबरदस्ती किस बात की? चमन, इस पर शांति से मनन करना कि क्या होएगा, बताओ अच्छा है क्या? फुल फ्लेजेड करना है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाला ना, पूरा दिल खोलकर पाला ना, है पजाड़ में पाला है क्या? हाँ कुछ के है, बट ठीक है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, बट इतने लंबे अरसे में थोड़ा बहुत पैचेस ठीक है। तुम्हारा क्या है यार, 3 महीने के अंदर तुम साले ऐसे करने लगे तो। एबीसी लिमिटेड होल्ड्स 25% ऑफ शेयर्स इन पीक्यूआर लिमिटेड, इससे पता चल गया वो एसोसिएट है, ऑफ 10 लाख। देयर वाज नो गुडविल और सीआर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। आई लव यू एग्जामिनर। द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड इज 40 lakh, and for the current year it has made a profit of 6 lakh, out of which dividend of 10% of the share capital has been paid. Find out the amount to be shown by ABC Limited in the consolidated financial statement as an investment in associate. टाइम पास क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा बेटा जी 6 लाख इंटू 25%, 1,50,000। डिविडेंड पेड कितना है बेटा जी? 40 lakhs
इंटू 10%, 4 लाख इंटू 25%, 1 लाख आएगा. सो 1 लाख ऐड होगा कि लेस? लेस. एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज 10,50,000. कबूल है? मम्मी ये पहला आंसर तो बरोबर है. मार्क्स मिल जाते इसके 5 मार्क. सर यार नॉलेज इज एवरीथिंग. मार्क्स लाइंस पर नहीं मिलते इधर. कल तुमने देखा ना माइनॉरिटी वाला क्वेश्चन परसों दिन, कितने मार्क्स का आया था? 15 मार्क्स. कम आउट ऑफ दैट लॉजिक नाउ. बीकॉम वाला लॉजिक कि इतने लाइन के लिए इतना मार्क है. वो बचकानी बातें मत करो. अबे ये पेन क्यों नहीं चल रहा है इसकी? वो तुम्हारे साथ होता है बेटा. मेरे को छेड़ा छेड़ी मत किया करो. जिसने भी बोला तकलीफ है उसकी. इसने ट्राई किया, देख ले बेटा. अरे ये क्या था? XYZ Limited acquired 30% equity share capital of Dev Limited at a cost of 6 lakh. On the date of acquisition, the balance sheet of Dev Limited shows the following. On the cost of acquisition बोला हुआ है. मुझे पता भी नहीं, बट तुमको हंसते हुए देखकर हंस रहा हूं मैं. आई डोंट इवन नो व्हाट हैज हैपेंड. इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, जीआर है 3 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम है 2 लाख. बेटा सेम क्वेश्चन कल हमने किया था. Since then, Dev Limited has made a profit of 2,50,000 and declared a dividend on equity share capital 15%. सिंपल सा है बेटा जी. पहले आपको गुडविल या जीआर सीआरए निकालना पड़ेगा. सो 6 लाख है, 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, 15 लाख का बेटा जी आपको लेना पड़ेगा 30%. 15 लाख का 30% कितना हो जाता है? 4,50,000. ये माइनस किया तो आपका गुडविल आया 1,50,000. कबूल है? अब बेटा जी कैलकुलेटिंग द कैरिंग अमाउंट एज शोन बाय द देव लिमिटेड. ये इस तरीके से नहीं दिखाना था. मैंने आपको बताया था कि गुडविल डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. यस और नो? मुझे ये एतराज नहीं कि आप कैसे डिस्क्लोज करते हो, बट यू शुड हैव डिस्क्लोज्ड इट. सो कैन आई नॉट से, आई विल से इन द ब्रैकेट इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ 1,50,000. डू यू ऑल अप्रिशिएट? And then what are you going to do? You are going to add share of profit. And what are you going to do? Subtract the dividend received. Share of profit कितना है बेटा आपको बताऊं? 2,50,000 into कितना परसेंट बेटा? 30%. So 75,000 ऐड हुआ. और डिविडेंड पेड कितना है बेटा जी? कैलकुलेटर पर लीजिए. 10 lakhs into 15% into 30%. 45,000 आ रहा है. क्लियर है बेटा ये? परफेक्ट. सो दिस इज द आंसर इज 6,30,000. मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि इतनी फालतू बात पे हंस कैसे देते. मैं तुम्हें एक बात बताता हूं गौरव, तुम ये फालतू बात की बात कर रहे हो, मैं कैसे हंसता हूं बताता हूं. मैं इनको हंसते हुए देख के हंस लेता हूं. मतलब ऐसा मजा आता है. तो हंसने की क्या बात है यार, हंसते रहा करो, उसमें क्या. और एबीसी लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 3 था ना. ABC Limited and XYZ are independent companies having no corporate relationship. In the beginning of the current year, ABC Limited purchased 65% equity shares in XYZ Limited and thus making the latter to be a subsidiary of the former. तो कौन बन गया बेटा जी? सब्सिडरी बन गया. सो ABC ने किसके अंदर एक्वायर किया? XYZ. तो मैं आपको लिख देता हूं ABC acquired in, are you sure about it? XYZ, thus making the latter to be subsidiary of the former. However, under memorandum of understanding, there is an agreement that ABC Limited will offer 45% of the shares of XYZ Limited to public, after which affecting holding of ABC Limited will be reduced to 20%. 65 में से 45% किसी और को चला गया, तो हम कितने परसेंटेज ओनर रह गए? 20%, which is considered to be sufficient for exercising significant control और influence आना चाहिए था शब्द on XYZ. The disinvestment plan was implemented in the same financial year. मतलब disinvestment भी हो गया.
हाउ शुड एबीसी लिमिटेड ट्रीट द इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? द आंसर इज अगेन वेरी सिंपल. क्या लिखा है? आपको 20% के बेसिस पर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इसको AS 23 के हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा. जिस दिन आप एसोसिएट बने उस दिन आपको एसोसिएट की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. डू यू एग्री और नॉट? Am I communicating? So आज मैं इसके बारे में और विस्तार से बात करूंगा. जब स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन होकर कोई व्यक्ति एसोसिएट बनता है, मतलब पहले उसने एक्वायर किया 20%, सॉरी 20 नहीं 15%, फिर लेटर ऑन उसने एक्वायर किया 5%, तो वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से दिखाया जाएगा? एसोसिएट तभी बनेगा जब तक 20% है. यस और नो? उसके पहले कौन सा था? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था. उसके बाद में क्या बना? एसोसिएट. तो अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं तो इट वुड बी अकाउंटेड फॉर एज पर हाउ मच? AS 23. इतनी बात है ना? तो इधर एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपको आंसर देना कि जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, सब्सिडरी था, तब आप CFS बना रहे थे एज पर AS 21. अब एग्जामिनर बोल रहा है अब क्या करना है? तो 20% हो गया तो हम क्या फॉलो करेंगे? AS 23. इसने क्या लिखा पुट्टे ने? An associate is an enterprise in which the investor has significant influence and which is neither subsidiary nor a joint venture. So at the end of the year, the shareholding of ABC Limited in XYZ Limited is 20%. So ABC Limited has significant influence in XYZ Limited. Thus, consolidated financial statement of ABC Limited would treat the investment in XYZ Limited as per AS 23. Now this is in CFS, consolidated financial statement. What in standalone? AS 13. ये भी एक पॉइंट हम लिख सकते हैं. Appreciate this. इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ भी दिया था मैंने. सॉल्व तो मैं ही कर रहा हूं. X Limited has invested to the extent of 25% in YN company during the end of the financial year. कितना बेटा जी? 25%. X Limited, the investor company, values its investment in the associate. It finds that its share of losses of the associate exceeds the amount at which investment is carried. Further, in the current year, the associate reports the loss. Should X Limited recognize the loss for the current year? My question to you all is, क्या हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जीरो के आगे नेगेटिव दिखा सकते हैं क्या? So are we going to absorb the share of losses unless and until we have a liability to do that? मतलब अगर हम ये बोलते हैं कि हम ये पे करेंगे तो वो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है. स्टैंडर्ड में ये फाइन स्टेटमेंट भी है कि हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैन नॉट बी शोन एज नेगेटिव. एक बार इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, बात खत्म. बट अगर आपने लाइबिलिटी ली है कि शेयर ऑफ लॉसेस आपकी वजह से और आप इसको बियर करने वाले, ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, तब तो बेटा जी वो फिर AS 23 की क्या बात है? उस केस में तो हमें वो लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो. बट किसी शेयर होल्डर पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होती तो इस केस में इन्वेस्टमेंट इज शोन एज जीरो. बट अगर मान लो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ली है सिर्फ और सिर्फ, तब आप उसको क्या दिखाओगे? लाइबिलिटी. से यस, देख लेते. इफ द कैरिंग अमाउंट इक्वल्स और एक्सीड्स द इन्वेस्टर शेयर ऑफ लॉस, then investor is not needed to recognize share of loss further and carries investment at nil value for the purpose of CFS. However, in such case, separate financial statement shall be prepared. ये क्या लिखा है? नो, उसने आगे की लाइन लिखी नहीं. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि if there is a permanent reduction in the value of investment, it should be subtracted, it should be reduced. बट बेटा मैंने AS 13 पढ़ा है क्या? नहीं. AS 13 के हिसाब से दो इन्वेस्टमेंट होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है इट शुड बी शोन एट कॉस्ट और NRV whichever is lower. और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है, ये नॉन करंट होगा. सो इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर परमानेंटली रिड्यूस हो गई वैल्यू तो ही उसको हम क्या करेंगे? माइनस. इसका एक एग्जाम्पल देता हूं. जब भारत में डोकोमो नाम की कंपनी आई थी तो उन्होंने पहला जो, नहीं टाटा डोकोमो नहीं, यूनिनॉर नाम की कंपनी आई थी. ये टेलीनॉर जो थी उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जैसा था. इसके अंदर एक कंपनी थी यूनिटेक, यूनिनॉर नाम कैसा था? यूनिटेक थी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और दूसरी थी टेलीनॉर, और दोनों का मिलाकर बना था यूनिनॉर. मतलब जो आज जियो की प्राइसेस है उससे काफी गुना सस्ती प्राइसेस उनकी हुआ करती थी उस जमाने में, बहुत चीप. बट वो फिर फंस गए लाइसेंस राज में, क्योंकि वो जो लाइसेंस दिए गए थे उनको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. अगर आपको याद होगा तो. याद है? नहीं, तुमको कहा, तुम बच्चे थे, तुम इधर उधर घूमते रहते थे ऐसे ही कहीं तो भी. सो तब की बात है. बट आपको ये पता है ना 2G स्कैम नाम की कोई चीज हुई थी, तो उसके अंदर उनके लाइसेंसेस को खारिज कर दिया गया. तो टेलीनॉर तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था इधर. अब टेलीनॉर ने उनके बुक में क्या दिखाया था? इन्वेस्टमेंट. अब वो इन्वेस्टमेंट परमानेंटली अपनी वैल्यू गिर चुकी थी उसकी.
तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया। एक्चुअली लॉन्ग टर्म नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जो टेम्पररी फ्लक्चुएशन होते हैं उसको एडजस्ट नहीं किया जाता है, बट जो परमानेंटली रिड्यूस हो गया वो तो लॉजिकल है कि वो लेस करना ही चाहिए, नहीं तो वी आर गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू आवर यूजर्स। सही है। और तो बेटा जी AS 13 मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। तो इधर की लाइन ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इधर और एक लाइन आनी चाहिए थी। इन केस ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट शुड बी एडजस्टेड इन केस देयर इज अ परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्वीकार है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। A Limited acquired 20,000 equity shares in B Limited on 1/4/2000 for 3,20,000 out of 1 lakh equity shares, face value 10 outstanding. The credit balance of P&L account as on that date was 3 lakh. The profit for the year 2021 was 2 lakh, 1/2 was 250 and 2/3 was 30,000. B Limited declared 10% dividend each year in July 31 in respect of immediately previous year. A Limited is preparing CBS for the first time in 2/3. Suggest the accounting entry that A Limited will pass in 2/3 for investment in associate. Now this is in the bracket लिखो, in the bracket लिखो, ये स्पेशल केस है। कौन सा केस है? स्पेशल केस है। इज दैट ओके? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक माइंडसेट बताता हूं। AS 23 का एप्लीकेशन कब होता है, अगर आप मुझे बता पाए, अगर नहीं पता है तो फिर हम वापस इसको रिविजिट करेंगे। AS 23 कब बनता है? इतना सफिशिएंट नहीं है, ये आपको सिर्फ डेफिनेशन दे रहा है एसोसिएट का। AS 23 कब अप्लाई होता है? आपने किसी ने आंसर बोला? बिल्कुल सही है। मतलब ये बच्चा बता रहा है कि अगर जिस कंपनी में हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, राइट, ये कंसोलिडेट कब होगी? अगर मुझे CFS बनाना है तो। समझे नहीं समझे? स्टैंड अलोन में तो इन्वेस्टमेंट है, मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाता हूं? मैंडेटरीली, अगर मेरी कोई सब्सिडरी है तो। एसोसिएट इज नॉट अ सब्सिडरी। तो अगर मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं तो एसोसिएट को मैं क्या करूंगा? इक्विटी मेथड से दिखाऊंगा। मेक सेंस? सो मतलब क्या हुआ कि आप कब बने एसोसिएट? यू बिकेम एसोसिएट इन द ईयर 2000। चेक करो इन द ईयर 2000 है कि नहीं। आप एसोसिएट 1/4/2000। फिर ऐसे कैसे? ये एग्जामिनर तो बोल रहा है कि इनको फॉलो करना है फर्स्ट टाइम इन 2/3। अब 2000 में अगर आप बने हो सो बेटा जी 2001 एक ईयर हुआ, 2002 एक ईयर हुआ, और 2/3 में आप बना रहे हो, मतलब 2 साल बीच में क्या किया? 2 साल तक आपकी शायद कोई सब्सिडरी नहीं थी, तो आप CFS नहीं बना रहे थे, आप सिर्फ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दे रहे थे जिसमें AS 13 फॉलो हो रहा था। अब आप फर्स्ट टाइम 2/3 में क्या बना रहे हो? CFS। CFS क्यों बना रहे हो? इसके लिए AS 23 जिम्मेदार नहीं है, AS 21। अगर आपकी कोई सब्सिडरी है तो शायद हो सकता है इस साल किसी सब्सिडरी को एक्वायर किया। से यस। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? विल गो बैक और हम एसोसिएट को अगर CFS बना रहे होते तो हम किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करते वो पूरा वर्कआउट करेंगे। अब वो एक बार ओरली कर लेंगे, बहुत आसान है। कैसे ओरली करेंगे? आपका इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा जी? 320 है। कबूल है क्या? अब 320 में से मैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड को क्या कर दूंगा? माइनस। प्री एक्विजिशन डिविडेंड बेटा जी आपने एक्वायर किया 1/4/2000 और हर साल डिविडेंड दिया जाता है जुलाई में। जुलाई में कितना डिविडेंड दिया गया बेटा जी? 10% हर साल दिया गया। नाउ टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 20,000 इंटू 10, 2 लाख। आपने इतना ही एक्वायर किया ना, इंटू 10%। सो क्या बेटा जी मैं 20,000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेस करूं? ये मेरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेस हुआ और कितना है? 3 लाख। ये तो AS 13 ही बोल रहा है ना बाबू, ये तो कल भी बात हुई थी हमारी। अब चलते हैं एसोसिएट के हिसाब से क्या करते हैं। तो एसोसिएट के हिसाब से बेटा जी हम क्या करेंगे? 3,20,000 लेस डिविडेंड मैंने माइनस करने के लिए बोला आपको। मैंने बोला प्री है पोस्ट है कोई भेदभाव नहीं। एड शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा देखो फर्स्ट ईयर में शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 2 लाख है क्या? सो 2 लाख का 20% कितना आएगा? यू से 40,000। ओके, लेस डिविडेंड कितना है? वापिस 20,000 ही लेस है क्या? अगले साल का प्रॉफिट कितना है? 2,50,000 है क्या? सो बेटा जी 2,50,000 का 50,000 और लेस डिविडेंड कर देंगे कितना? 20,000। एग्रीड? ये हुआ
ठीक है, फिर अगले साल का प्रॉफिट कितना है? 3 लाख है कि 30,000? 3 लाख है, आपने देखा? अच्छा 3 लाख है। सो बेटा जी 3 लाख का 20% 60,000। अब मुझे डिविडेंड के बारे में श्योर नहीं है क्योंकि डिविडेंड जुलाई में आया, तो बेटा जी अभी यहां तक की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे? 3,20,000 माइनस 20,000 प्लस 40,000 माइनस 20,000 प्लस 50,000 माइनस 20,000 प्लस 60,000, कितना आ रहा है? तो आपका आ रहा है 4,10,000 आ रहेगा। 320 20 40 20 लेस फिर 50 ऐड। बेटा ये मुझे लगता है यहीं तक ही पूछा था, मैंने आगे का कर दिया। ये आगे का डिटेल्स क्यों दिया? ये आगे के डिटेल्स क्यों दिए? तो कितना है बेटा जी अमाउंट? 3,70,000। क्या ये स्वीकार है क्या? सो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3,70,000। डू यू ऑल एग्री? अगर मैं आपसे पूछूं तो बेटा जी मुझे एक बात बताइए, मुझे इधर कितना आपने ऐड किया है प्रॉफिट्स? 40,000, ये तो प्री है, इसको छोड़ो। और कितना ऐड किया? 50। सो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा टू रिटेन्ड अर्निंग्स। इन्वेस्टमेंट टू रिटेन्ड अर्निंग्स, डू यू ऑल एग्री और नॉट? और राजा बेटा जी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हमारा डिविडेंड था वो हमें क्या करना पड़ेगा? लेस। से यस और नो? मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, स्टैंडअलोन में उन्होंने एंट्री क्या करी होगी? ये वाला तो समझ में आ गया सर कि जो हमारे प्रॉफिट से उसको ऐड कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो रिटेन्ड अर्निंग्स हमने ऐड कर दिया, बराबर है ना? क्योंकि आपको मैंने कल क्या बताया, प्रॉफिट ऐड करते तब एंट्री क्या? इन्वेस्टमेंट टू P&L, से यस और नो, और इन्वेस्टमेंट टू रिजर्व। ये क्लियर है? आई एम आस्किंग यू, स्टैंडअलोन को डिविडेंड मिला होगा तो क्या एंट्री करी होगी उन्होंने? पहले प्री एक्विजिशन की तो कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट, वो तो सही है। जो आगे के डिविडेंड है उसकी एंट्री क्या की होगी? कैश ऑब्लिक बैंक टू डिविडेंड एंड डिविडेंड टू P&L। यस और नो? मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूं, स्टैंडअलोन ने एंट्री क्या मिली जिसको डिविडेंड मिला? कैश ऑब्लिक बैंक टू नहीं, कैश ऑब्लिक नहीं, स्टैंडअलोन में क्या किया? प्री एक्विजिशन की बात नहीं करी, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। कैश ऑब्लिक बैंक टू डिविडेंड किया होगा ना, और डिविडेंड टू व्हाट? P&L। यही करते हैं आप। अब पूछो अपने दिल से, मैंने आपको क्या सिखाया इस 23 में? इन्वेस्टमेंट में से लेस करते, उन्होंने कहां पे डाल के रखा है? P&L। तो कैन आई नॉट से अभी बैंक की एंट्री तो नहीं कर सकते क्योंकि बैंक का पैसा तो पहले ही मिल गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनकम में तो चला गया है, अब इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा। तो उन्होंने नेक्स्ट एंट्री करी वहां पर इन्वेस्टमेंट, सॉरी कहां पे वो, अच्छा उन्होंने माइनस कर बता दिया। अपन ने 90,000 की एंट्री करी ना, उन्होंने 90 नहीं, उन्होंने कितनी की एंट्री कर दी? 70। बट और एक एंट्री मैं आपको बता दूं, रिटेन्ड अर्निंग्स टू इन्वेस्टमेंट। ये किसकी एंट्री हो रही बेटा जी? जो P&L में चला गया था उसको क्या कर रहे? रिवर्स। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है हम सॉल्व करेंगे साथ में, इट वुड बी मोर बेटर। इज दैट ओके? सो शैल वी सॉल्व इट? अच्छा, क्या हम इस बच्चे के लिए ताली बजा सकते हैं? किसका एनालिसिस चाहिए? कौन है तुम्हारा? ये बेचारा पास्ट में बहुत रहता है, इसका पास्ट का परफॉर्मेंस ऐसा जबरदस्त था। एंड ये होता है प्रॉब्लम लाइफ में कि व्हेन यू डू रियली ग्रेट इन योर चाइल्डहुड, लाइक अंटिल 10th स्टैंडर्ड, you get stuck up with that and then you want to perform the similar things. So this guy, I'm sure that he must be doing many things at the same time. Many things, मतलब ये बहुत सारे स्पोर्ट्स खेला होगा, बहुत सारी चीजें करी होगी। ये अगर थोड़ा सा लोड रिड्यूस कर दे अपने दिमाग से, ये कितना मेहनती है मुझे मालूम है। He is just amazing. You have to say yes. एक गुड़िया मैं बता रहा हूं अभी, गुड़िया मैं सॉल्व कर रहा हूं, डोंट वरी। अरे जतिन मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा, डोंट वरी। कहां पे आ गया? कश्यप ने बोला यस। कश्यप साहब मुझे एक बात बताइए, आप क्या क्या करते थे? मतलब कौन से स्पोर्ट्स या क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा की है आपने?
बेटा मेरे साथ लिखो अभी है। सर आपको सबके हैंडराइटिंग में अच्छा ही दिखती है, और जिस दिन तेरे को समझ में आ जाएगा कि सब लोग अच्छे और जैसे है वैसे अच्छे है, समझ लेना कि लाइफ तेरी ट्रैक पर चल रही है। अभी अभी भी बहुत सारा स्केल करना बाकी है। तुमको बताऊं एक बात, मैं कितनी बार बता चुका हूं, फिर से एक बात, लोगों को मैंने प्यार करते हुए देखा है कीड़े मकोड़ों से। मतलब कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, देयर आई वॉज टॉकिंग, आई वॉज रीडिंग अबाउट द culture or the kind of investments female do in our life. Females do in our life as in कि moms, wives, right? मतलब जो काम करती है मॉम अपने घर में, so many times it gets rewarded with nothing. आज आप बात करते हो ना, मैंने इतनी पढ़ाई करी मेरे को क्या मिला, you know, मॉम के केस में तो ऐसा होता है कि she keeps working again and again and again for the whole life, and what does she get in return? So he was explaining, the author was explaining कि actually these females and all, they work continuously, rigorously. What they expect, it's the work which they enjoy, it's the process which they enjoy and they should do it. और उसके अंदर वो बता रहे थे किस्सा कि जिसके अंदर उसकी मॉम ऐसी थी कि she used to wake up early in the morning, सबके लिए टिफिन इफिन बनाओ करो, and then she used to go into the backyard, और बैकयार्ड में बैठती थी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वहां पर चींटियां होती थी, वो जो चींटियां होती थी उनको भी खाना देती थी, and then she used to eat. He said that. So she had karuna for almost everything which was around her, anything which was moving or not moving. You getting my point? अबे प्यार किससे नहीं होता? लोगों को मैंने औजार से प्यार करते हुए देखा कि लाइक यू नो कि जिससे वो लकड़ी तोड़ते हैं, जिससे कोई चीज बनाते हैं करते हैं। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी चीज में अच्छी नहीं है? सारी चीजें अच्छी है, देखने का नजरिया है, वो मुझे ऐसा लगता है। अब आपका मुझे नहीं आइडिया, बट आई डोंट थिंक सो कि इट कैन बी दैट वेरी कमर्शियल कि इतना एनालिसिस करेंगे कैसे घंटा। मैं अभी खुद को नहीं समझ पाया, तुमको कैसे समझ लेगा इतना? सोचने वाली बात है, तुम खुद नहीं जानते कि तुमको क्या चाहिए, तुम दूसरों को समझ लोगे घंटा। लेट्स सी, सो लेट्स सी, I work out now, play cricket, badminton and participated in other activities in school. I knew that. If it is possible, reduce it from your mind. Then you will be able to do it in real life. Reduce it from your mind. Mind में अभी भी वही गेम चल रहा है, ये करना है वो करना है, फंस जाता है आदमी। A Limited acquired 20,000 equity shares in B Limited on 1/4/2000 for 3,20,000 out of 1 lakh equity shares, face value 10. बेटा ये क्लियर है क्या? थोड़ा सा इसका समरी लिखते हैं। ये डेट ऑफ एक्विजिशन लिखिए 1/4/2000, date of acquisition. The credit balance in P&L account on that date was 3 lakh. The profit for the year 2000-2001 was 2 lakh. So बेटा जी ये कौन से ईयर का प्रॉफिट है? 2000-2001. I'll say 2 lakh. ये समरी लिखते जाइए मेरे साथ। फिर 2001-2 it was how much? 2,50,000. And 2-3 it was how much? 3 lakh. ये बच्चा बोल रहा है ऐसा कि 3 lakh है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बी लिमिटेड पेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ईच ईयर इन जुलाई 31 इन रिस्पेक्ट ऑफ इमीडिएटली प्रीवियस ईयर। सो 1/4/2000 के बाद में इधर डिविडेंड मिला होगा मुझे 20,000। ये जाहिर सी बात है लास्ट ईयर के लिए है, तो ये प्री है। इधर मुझे डिविडेंड मिला होगा 20,000, से यस और नो। और जो 2-3 का है वो अब डिविडेंड अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें कब डिक्लेयर होता है? जुलाई 21 में। से यस और नो? जुलाई में मिलता है हमें। अब आगे बोला है ए लिमिटेड प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2-3, मतलब इस साल में बना रहे। ये मुझसे मिस्टेक हुई क्योंकि मैंने 3 साल कंसीडर किए थे, एक्चुअली 2 ही साल हुए। मतलब 1 साल डेट ऑफ एक्विजिशन है, दूसरे साल में हमें क्या हुआ कि प्रॉफिट कमाया और डिविडेंड दिया। डिविडेंड ये वाला प्री है, दूसरा वाला डिविडेंड जो है वो प्री नहीं, वो पोस्ट है। तो ये वाला डिविडेंड स्टैंड अलोन ने कहां अकाउंटिंग की होगी, ये बात है। सो जाहिर सी बात है AS 13 क्या बोलता है, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला तो वो इन्वेस्टमेंट से लेस होता है। स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूं। और उसके बाद में जो कोई भी डिविडेंड मिलता है वो P&L में ही जाता है। ये आपको सिखाया गया होगा जब आप कंपनी फाइनल अकाउंट भी कर रहे थे, यस और नो? जब AS 13 होगा तो ये क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। मेरे से गलती हुई कि AS 13 पहले हो जाना चाहिए था, बट टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना था। बट अभी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। AS 13 क्या बोलता है सुन लीजिए। जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में से लेस, और उसके बाद के जो भी डिविडेंड मिलेंगे उसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो कहां जाता है? P&L। तो माने ये स्टैंड अलोन में तो P&L में गया होगा,
स्वीकार है, और अगले साल का तो डिविडेंड मिला ही नहीं। आगे बढ़ते, सजेस्ट द अकाउंटिंग एंट्री दैट ए लिमिटेड विल पास 2-3 फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। नाउ 2-3 में जब ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इधर दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात, जो पुराना मसला है, पुराना जितना प्रॉफिट कमाया है उसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी, और दूसरा जो करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। स्वीकार है या नहीं है? मैं फिर दोबारा बताऊं, जो लास्ट के जो कांड किए आपने उसको क्या करना है, आपने स्टैंड अलोन में किया, कंसोलिडेटेड तो फर्स्ट टाइम बना रहे हो आप, तो जो पुरानी बातें इक्विटी मेथड की वो अभी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो कौन से ईयर की? ये 2001-2 की आपको एंट्री करनी पड़ेगी, से यस और नो। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर 2-3 की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहले एक बार विजुअलाइज कर लो कि आपको दिमाग में, जहन में क्लियर हो गया है क्या। ये पहले मुझे बताओ, 2-3 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बना रहा है? व्हाई ही डिड नॉट मेक इन 2000-2001? क्योंकि वो सीएफएस नहीं बना रहे थे। सीएफएस फर्स्ट टाइम कब बना रहे? 2-3 में। सो जब 2-3 में बना रहे हैं तो ऐसा विचार करेंगे कि शुरुआत से जो हो रहा था अगर वैसे ही होता तो क्या वैल्यू रहती। डू यू ऑल एग्री? तो हम उसके बेसिस पर अभी एंट्री करेंगे और हम बताएंगे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैसे दिखेगा। इज दैट ओके? ओके, अब इसका थ्योरी वाला पार्ट है वो आपके साथ में पढ़ लूंगा, मुझे अभी वो नहीं लिखना है। पहले हम कर लेते कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये एग्जामिनर तो प्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट फिर भी अपन ने वही करना जो अपन ने अभी तक पढ़ा है। तो गुडविल कैलकुलेशन कैसे होगा? सो कैन आई नॉट से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉम्पिटिशन ऑफ गुडविल और गुडविल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है बेटू? 3,20,000। मैंने कह दिया लेस, नहीं प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं भी लेस करूं तो चलता है मेरा। मेरे को बताओ उस दिन कितना था क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट? सो कैन आई नॉट से लेस शेयर कैपिटल। बेटा मैंने लिखना है 20,000 इंटू व्हाट, 10, 2 लाख है क्या? और लेस रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट? डिविडेंड तो आगे मिला ना बेटा, अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस 142,000 को कोई डिविडेंड नहीं मिला, हाँ या नहीं? जुलाई में डिविडेंड मिलेगा। 142,000 के दिन गुडविल कितनी थी निकालना है। तो मैंने देखना है रिजर्व कितना है, 3 लाख। 3 लाख का 20% कितना है? श्योर? सो मैंने बोला 60,000। सो कैन आई नॉट से 3 लाख इंटू 20% ना बेटा? सो कितना आ गया गुडविल? सो माई गुडविल इज 60,000। अप्रिशिएट दिस, ओके? कॉम्पिटिशन ऑफ गुडविल एज ऑन 1/4/2000। हैप्पी? तो अभी हम जब भी डिस्क्लोज करेंगे तब हम कैसे करेंगे? इन द ब्रैकेट गुडविल इज हाउ मच? 60,000। शैल आई प्रोसीड? नाउ द सेकेंड पॉइंट इज आई विल राइट डाउन वैल्यू, और कैन आई से कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट as on, I'll say 31st March 2022। या 2 बोल रहा है ना वो, ये सही है क्या बेटा? पहले 142,000 के दिन, फिर मैंने बोला कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एसोसिएट एज ऑन 31st March 2002। ये हुआ नहीं है ऐसे कैलकुलेट, ये अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। करंट ईयर की एंट्रीज तो हम कर कर बताएंगे, बट अभी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा ओपनिंग ये कर रहे हैं। तो बेटा जी मेरे को एक बात बताओ, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? सो आप लिखोगे 3,20,000। फिर मैंने आपको क्या सिखाया इसके अंदर? डिविडेंड रिसीव्ड क्या करना है? माइनस। प्री ए पोस्ट है कोई फर्क नहीं है। सो मैं क्या करूंगा? लेस दिखाने के लिए एग्जामिनर के हिसाब से दिखा देंगे। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना लेस कर दूं? डिविडेंड रिसीव्ड कितना है बेटा जी? 20,000। डू यू ऑल एग्री? सो बेटा जी कितना आ जाएगा? 3 लाख। Appreciate this. Then I'll say add share in profit. Share in profit. बेटा जी मेरा प्रॉफिट देख लो इधर, 2000, 2001 एंड 2001-2 बरोबर है बेटू? तो कितना है बेटा जी 2001 का? You mean 2 lakh? And what about 2001-2? 2,50,000. Okay, so can I not say 4,50,000
इंटू 20%, 90,000. अप्रिशिएट दिस. ये क्लियर हो? 2 साल का ऐड कर दिया. फिर हम क्या करेंगे? लेस डिविडेंड रिसीव्ड फॉर द ईयर 2000 2001. डू यू ऑल एग्री? बेटा 2000 2001 का डिविडेंड हमें कब मिलेगा? 31 जुलाई 2001. तो ये हमें मिला कितना है? 20,000. बेटा जी ये स्टैंड अलोन ने कहां डाला था? स्टैंड अलोन ने कहां डाला था? P&L. से यस और नो? स्टैंड अलोन ने P&L में डाला. आपको बस जानकारी के लिए बता रहा हूं. सो बेटा जी अब मुझे बता दो 3 लाख प्लस 90,000 माइनस 20,000 कितना आएगा? सो आपका आंसर आएगा 3,70,000. ये कौन सी तारीख का डिविडेंड है बेटा? ये डिविडेंड क्या? ये कौन सा? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31st मार्च 2003 ने बेटा 2002. अप्रिशिएट दिस. चलो बताओ मैंने वापस क्या क्या किया. फर्स्ट स्टेप पर हमने क्या किया? कंपटीशन ऑफ गुडविल निकाल दिया. उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना मैं बताऊंगा. फिर क्या हुआ? 2 साल आगे बीत गए. हम करंट ईयर में कौन सा? 2-3 में है. बट बेटा जी 2-3 में हम तभी आ सकते हैं जब हम हमारी वैल्यू को डिराइव करके लेके आ जाएंगे फ्रॉम द ईयर 2000 से लेकर 2002 तक कितना था. तो मैंने जो जो आपको समझाया वो करेंगे. इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे? जितना भी प्रॉफिट कमाए वो क्या करेंगे? ऐड. और जितना भी डिविडेंड मिला वो क्या करेंगे? लेस. यूआरपी का तो कोई सवाल ही नहीं है. अप्रिशिएट दिस. अब हमें क्या करना है? विच ईयर? 3rd ईयर. सो हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर ended 31st March 2003. ओके. अगर आपका जो समरी बना है वो अगर आप देख सकते हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं क्या? समरी एक बार देख सकते हो आप? तो समरी में जाके देख. नहीं ये नहीं इधर जो आपने अभी इस क्वेश्चन के पहले लिखी थी. इस क्वेश्चन के समरी में जाके मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 3 लाख का 20% 60,000. सो आप एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट टू P&L. सो ये देखो एंट्री. इसमें ये पहली वाली एंट्री समझ में ही क्या? इन्वेस्टमेंट टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से यस और नो? क्लियर है? और दूसरी वाली और एक एंट्री करनी थी आपको. कौन सी वाली बेटा जी? आपको डिविडेंड मिला इस साल 2-3 में. आपको डिविडेंड मिलेगा फॉर 1-2. 2-3 में आपको डिविडेंड मिलेगा 1-2. तो बेटा जी इसकी अगर हमें एंट्री करनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मैंने सिखाया बैंक टू इन्वेस्टमेंट. सो ये देख लो बैंक टू इन्वेस्टमेंट. क्लियर है? और बेटा जी आपने इसको कहां से कहां तक बढ़ाकर लेके आ गए? आप 3 लाख से आप इसको कहां तक लेके आ गए? 3,70,000 से यस और नो? कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 70,000. ये एंट्री भी फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं ना. सो ये वाली एंट्री समझ में आ रही है आपको? इन्वेस्टमेंट टू रिटेन्ड अर्निंग्स से यस और नो? एम आई कम्युनिकेटिंग? गुड. मुझे नहीं समझा. मुझे बताओ 2-3 में 2 एंट्रीज तो बता दो. एक डिविडेंड रिसीव्ड की कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और दूसरी वाली एंट्री बता दो जो P&L की. इन्वेस्टमेंट टू इनकम ऑन इन्वेस्ट क्या बोलते हैं? फ्रॉम एसोसिएट. ये P&L में जाएगा या रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोल सकते. और जो पहले का था जितना भी प्रॉफिट वो कितने का था? नेट नेट इफेक्ट डिविडेंड जाने के बाद 70,000 से यस. सो उसकी हम एंट्री क्या कर देंगे बेटा जी? इन्वेस्टमेंट टू रिटेन्ड अर्निंग्स से यस. इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और रिटेन्ड अर्निंग्स को भी बढ़ा दिया से यस. ठीक है चलो कर लो ये 3 एंट्रीज. सर क्वेश्चन गुडविल ऐड क्यों नहीं किया है? बेटा मैं अभी कर कर दिखाता हूं. ये इन्होंने पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया है. मैं अभी इसके बाद में कर कर दिखाऊंगा. जर्नल एंट्री लिख दो. फिर मैं लिखूंगा प्रेजेंटेशन एज ऑन 2-3. प्रेजेंटेशन एज ऑन 2-3. वेरी गुड. आई एम सो वेरी हैप्पी. साइली बिलारे सही आंसर दिया. सर गुडविल मतलब ओम गुडविल ऐड नहीं करते. इट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट व्हाट इज द गुडविल अमाउंट एंड दैट इज शोन. आदित्य सर सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की क्लास कंडक्ट होगी या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे? क्लास कंडक्ट होगी. 1 दिसंबर से ना होगी बट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से शुरू हो जाएगी. और रिवीजन बैच भी साथ में रहेगी.
कुकीज ऐप पर अपलोड होंगे। मुझे फिर तुम क्लास के पैसे भरकर आए हो करे हो तो फिर इट हैज टू बी एक्सक्लूसिव राइट। नहीं बैकअप की चिंता मत करो, मैं जब तक बैठा हूं क्यों चिंता कर रहे हो? बाप बैठा है ना इधर, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? तुम पहले पढ़ तो लो एक बार, मेरे को देख तो लेने दो। मुझे नहीं समझे, पहली वाली एंट्री किसकी थी? लास्ट के 2 साल के प्रॉफिट को ऐड करने की। दूसरी एंट्री करंट ईयर के प्रॉफिट को। तीसरी एंट्री डिविडेंड रिसीव्ड की। क्लियर? चलिए अब इसका डिस्क्लोजर कैसे होगा देख लेते। तो हम लिखूं अभी इसके आगे, प्रेजेंटेशन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2003. Shall I write it down? So what is the first thing you will write down? Investment in associate as on 1/4/2002. बेटा as on 1/4/2002 वर्किंग नोट में मैंने किया है। वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने कितना लिखा है? 3,70,000। क्या स्वीकार है? अब इन द ब्रैकेट लिखेंगे इंक्लूडिंग गुडविल। कितना है बेटा जी? 60,000। एड शेयर ऑफ प्रॉफिट। Add share of profit. Can I expect an answer from me? Share of profit कितना है हमारा प्रॉफिट? नो, कितना प्रॉफिट है टोटल? 3 लाख। 3 लाख का कितना परसेंट? कितना आएगा? ये 60,000 करंट ईयर का है क्या? बेटा जो 90,000 ऐड करके 20,000 लेस करके और 370 आ गया। फिर क्या करेंगे बेटा जी? लेस डिविडेंड रिसीव्ड। ये डिविडेंड रिसीव्ड 2/3 में हमें डिविडेंड मिला है फॉर 1/2 के लिए। प्रपोज डिविडेंड अब नहीं ले रहे क्योंकि वो तो जुलाई में आएगा ना। सो इधर कितना डिविडेंड मिला है? 20,000। ये लेस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? 4,10,000। इसको हम क्या बोलेंगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसोसिएट। सर देखो, प्री डिविडेंड माइनस मत करो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम कहीं तो एक जगह प्री में कंफ्यूज हो गए हो थोड़े से, क्योंकि अगर आप, मैं बता दूंगा इसको क्लियर करके, बट अगर इधर देखोगे तुम वो कंसोलिडेशन का हाथ मत छोड़ो। उसके अंदर आप मुझे बस इतनी सी बात बता दो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड आप क्या करते थे? प्लस गुडविल निकालने के लिए मैंने प्री एक्विजिशन डिविडेंड को सेपरेटली माइनस नहीं किया। सपोज तो 1/4/2000 दिन के दिन जितने मेरे प्री एक्विजिशन रिजर्व थे, क्या आप स्वीकार करते हो 3 लाख थे? अब प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो 3 लाख में से दिया जाएगा ना। तो या तो तू 3 लाख में से माइनस कर दे, फिर तेरा प्री एक्विजिशन शेयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और फिर प्री एक्विजिशन डिविडेंड अलग से माइनस कर दे। मैंने यहां पर क्या किया? 3 लाख लेकर माइनस किया। तो मैंने क्या किया? डिविडेंड माइनस नहीं किया था। यस और नो? अब इसकी ट्रिक क्या है? सिंपल सी ट्रिक क्या है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड की ध्यान से सुन लो, मैं आपको समरी दे देता हूं तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। समरी, स्टैंडअलोन का ट्रीटमेंट लिख दो। राइट, स्टैंडअलोन का ट्रीटमेंट है प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिड्यूस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ओके, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड पार्ट ऑफ और एड इनटू दी P&L। एड इनटू P&L। बेटा ऐसे ही करते हैं आप। ये कौन बता रहा है बेटा जी? AS 13। अब इसमें और कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, स्टैंड अलोन में तो यही ट्रीटमेंट है। स्वीकार है? अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं,
प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? लेस, तो AS21 भी लिख देता हूं, CFS AS21 प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिड्यूस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्या हम यही करते थे बेटा? और पोस्ट एक्विजिशन का करेक्ट ट्रीटमेंट क्या था? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का, ये रिड्यूस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब नोट नंबर 3 की बात कर रहा हूं, एड इनटू P&L नोट नंबर 5। क्लियर है? पोस्ट एक्विजिशन हम ऐड करते थे। यस कृष्णगिरी, यू आर राइट। नाउ द नेक्स्ट डिविडेंड हम बोलेंगे AS23 के हिसाब से। एसोसिएट के लिए क्या करते? प्री एंड पोस्ट बोथ आर रिड्यूस्ड। एसोसिएट के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट सिखाया मैंने? प्री और पोस्ट बोथ आर रिड्यूस्ड इक्विटी मेथड में। सो कैन आई नॉट से प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिड्यूस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रिड्यूस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स पहले आप क्या ऐड करोगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करोगे, बराबर ना? शेयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड ऐड करोगे और जो भी डिविडेंड मिल जाएगा वो क्या कर दोगे? लेस। जैसे हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी 3 लाख का 20% ऐड किया, फिर उसके बाद में हमने क्या कर दिया? डिविडेंड लेस। वापिस से पूछ लो, स्टैंड अलोन में कौन सा एएस फॉलो होगा? क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट में से लेस, थम्स अप। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन P&L में ऐड। ये करते हैं आप, कंपनी फाइनल अकाउंट जाके रेफर कर लेना, यही करते हैं। डिविडेंड आप अदर इनकम में दिखाते थे P&L में। सेकेंड स्टेप, अगर आप CFS बना रहे हो तो ये तो हम कर चुके हैं वापस। प्री एक्विजिशन डिविडेंड COC इन्वेस्टमेंट में से लेस और पोस्ट एक्विजिशन नोट नंबर 5 कंसोलिडेटेड P&L में ऐड। मेक सेंस? नाउ द थर्ड, एसोसिएट का क्या? इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड और डिविडेंड प्री हो या पोस्ट हो माइनस करने का। मसला कहां है सर कि तुम कब माइनस कर रहे हो? पहले कर रहे हो कि बाद में? तो मॉड्यूल क्या करती, कंफ्यूजन क्यों हुआ कि मॉड्यूल क्या करती? पहले लेस कर देते, मैं बाद में लेस कर रहा था। बट मैं मतलब फॉर्मेट पूरा मैच करा दूं तो प्री लेस ही होगा हर केस में। तुम्हें पहले करना बाद में करना तुम डिसाइड करो, ज्यादा बेहतर है कि पहले लेस कर दो। सो प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होगा? लेस। और बेटा जी पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड भी AS23 के हिसाब से लेस ही होगा। इट इज नॉट एडेड, इट इज लेस ओनली। से यस। सो इफ यू आर डन सो फार, शैल वी गो अहेड, ओपन अप योर कंसेप्ट बुक। इसका मतलब सर AS13 और 21 वर्क सेम फॉर डिविडेंड, एब्सोल्युटली राइट। और इसका मतलब मैं क्यों बता रहा हूं वापिस? भ्रूम 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 भ्रूम। हाँ यार, बेटा जी अभी कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम ओरली करेंगे, जो स्टेप एक्विजिशन है वो सिर्फ लिखकर सॉल्व करेंगे। इज दैट ओके? गुड न्यूज ये है कि कंसेप्ट बुक में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो मतलब अगर आप इसको कंसेप्ट बुक पढ़कर चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन आपको पता है, आप पहले क्या लिखते हो? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कैसे लिखते हो? आप पहले लिखते हो शेयर इन नेट एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, और फिर क्या बताते हो? ऐड शेयर ऑफ गुडविल। अगर CR रहा तो क्या करेंगे? हम स्टेप 1 लिखेंगे शेयर इन नेट एसेट और लेस क्या? CR, तो आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं इसको। इफ X लिमिटेड, अरे ये कहां पे? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, एग्जांपल 1। X लिमिटेड एक्वायर्स 20% इक्विटी शेयर्स ऑफ A लिमिटेड, गुड, and 35% equity shares of B Limited at a cost of 5 lakh and 6,50,000. The total shareholders equity, share capital plus accumulated reserves and surplus of the two company are 32 lakh and 17 lakh. मतलब इसका कितना है? 32 lakh और इसका कितना है? 17 lakh. It is necessary, is it necessary for X Limited to comply with AS23 and Y? अगर CFS फॉलो कर रहा है तो equity method of accounting is followed for accounting for investment in associate. Do you all agree? आगे, how the investment account would appear in the separate balance sheet of X Limited? तो ये मैंने बोला किस पर? AS13 पर,
AS 13 के हिसाब से आप सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट कर सकते हो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड को क्या लेस, बाकी इन्वेस्टमेंट इज शोन एट कॉस्ट। डू यू ऑल एग्री? आगे बढ़ते। इन केस X लिमिटेड डिसाइड्स टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हाउ इन्वेस्टमेंट इन A एंड B लिमिटेड वुड अपीयर देयरइन। तो जरा फर्स्ट स्टेप सुनिए। स्टेप नंबर 1 आप मुझे बता दीजिए AS 23 कब फॉलो होगा? जब CFS बन रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था, तो ये देख लीजिए क्या ये आंसर। इफ X लिमिटेड इज नॉट प्रिपेयरिंग CFS देन AS 23 इज नॉट एप्लीकेबल एंड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वुड बी अकाउंटेड फॉर एज पर AS 13 ओनली। नाउ नेक्स्ट, दूसरा है हाउ इन्वेस्टमेंट अकाउंट वुड अपीयर इन द सेपरेट बैलेंस शीट ऑफ X लिमिटेड। तो सेपरेट बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन A लिमिटेड आप लिखेंगे 5 लाख एंड इन्वेस्टमेंट इन B लिमिटेड यू विल राइट डाउन 6,50,000। बात खत्म। बैलेंस शीट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अप्रिशिएट दिस। हम कौन से स्टैंडर्ड में? AS 23। मुझे किसकी बात करनी चाहिए? AS 23। सो एक काम करते, गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते, ओरली करो। कितना बेटा जी? 5 लाख है क्या? पहला कितना परसेंट स्टेक है? 20%। बेटा जी उसका शेयर कैपिटल और ये कितना है? 32 लाख है क्या? 32 लाख इंटू 20%, 6,40,000। कुबुले गुडविल कितनी आ गई? ओ सॉरी, CR आ गया। कितना आ गया? 1,40,000। ये CR आएगा। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट A का है। B का देख लेते बेटा, कितना इन्वेस्टमेंट है? 6,50,000 और इसका एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 17 लाख। 17 लाख का 35%, 5,95,000 लेस होगा। सो बेटा जी आपका आंसर कितना आएगा? 55,000 एज व्हाट? गुडविल। अप्रिशिएट दिस। ये देख लो कंपटीशन, ये 1,40,000 CR आया और ये 55,000 क्या है? गुडविल। डिस्क्लोजर देख लो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 5 लाख इंक्लूड्स कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट B लिमिटेड इंक्लूड्स गुडविल ऑफ 55,000। इसका मॉड्यूल से प्रेजेंटेशन बता दूं? ये इन द ब्रैकेट लिखा तो भी सही है क्योंकि डिस्क्लोज ही करना होता है, बट मॉड्यूल के प्रेजेंटेशन के हिसाब से कैसे होगा? शेयर ऑफ नेट एसेट इन A लिमिटेड। सर ये ऐसा आंसर लिखा तो मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। शेयर ऑफ नेट एसेट इन A लिमिटेड, नेट एसेट शब्द है तो मैं बोलूंगा 6,40,000 लेस CR 1,40,000। तो हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 5 लाख। डू यू अप्रिशिएट? अच्छा, दूसरा वाला क्या करेंगे? शेयर ऑफ नेट एसेट इन व्हाट? B लिमिटेड। बोलो बेटा कितना आएगा? 17 लाख का 35%, 5,95,000 ना। एड व्हाट? गुडविल। गुडविल कितना निकाला? 55,000। सो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? एसोसिएट। बोलो कितना है? 6 लाख। पॉइंट क्लियर? सो बेटा जी पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है कि हम समझ गए? डन। ये एग्जाम्पल 1 हुआ। बेटा जी उसके नीचे कुछ जर्नल एंट्रीज लिखी हुई है। बेटा जी मैंने आपको क्या सिखाया? जब प्रॉफिट होता है तो हमारे शेयर ऑफ प्रॉफिट से हम एंट्री क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट टू शेयर इन P&L अकाउंट। बोलो भैया। और दूसरा बोलते हैं शेयर ऑफ लॉस, मतलब P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। से यस और नो? बेटा अनरियलाइज प्रॉफिट होता है तब हम क्या करते? URP लेस करते। किसमें से? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ तो किसको डेबिट करेंगे? P&L। ये देख लो कंसोलिडेटेड P&L। अप्रिशिएट दिस। लॉस में उल्टा होगा, लॉस में एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू कंसोलिडेटेड P&L। से यस। बेटा जब भी डिविडेंड मिलेगा तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट। बेटा स्टैंडर्ड कुछ बोल ही नहीं रहा है कि प्री है कि पोस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। से यस और नो? एसोसिएट के लिए प्री हो या पोस्ट हो दोनों ही क्या होंगे? माइनस। अच्छा इन्वेस्टमेंट को कौन सा बैलेंस होता है? तो जब कभी भी आप क्रेडिट कर रहे हो ऐड कर रहे हो कि लेस? तो इधर लेस हो रहा है। डू यू अप्रिशिएट? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, प्रपोज डिविडेंड विल नॉट बी एडजस्टेड। प्रपोज डिविडेंड विल नॉट बी
adjusted. So let's do this question. Are we ready? Publisher Limited acquired 30% equity share capital of Bookland Limited at a cost of 4,50,000. The comparative balance sheet of Bookland Limited on the date of acquisition and the year end are given below. बेटा पहले मुझे एक बात बताओ, बिगिनिंग में हमारा शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, कितना है? 13 लाख है क्या? मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं 13 लाख का 30% निकालो। 3,90,000, 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 3,90,000 आपने लेस करना है। गुडविल कितना है? तो बेटा जी अगर मैं आपको ये पहला आंसर बता दूं 60,000, तो क्या ये तो समझ में आ रहा है? इसका सिर्फ क्या करना है? डिस्क्लोजर। मतलब आप इन्वेस्टमेंट कितने का लिखेंगे? 450 का ही लिखेंगे, बट इन द ब्रैकेट क्या लिखेंगे? गुडविल इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ रुपीज 60,000। एब्सोल्युटली क्लियर? बेटा अभी मैं आपसे पूछता हूं, जीआर था ये 330 हो गया, कितने से इजाफा हुआ? 1,30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कोई चेंज? इल्ले। सो बेटा जी 1,30,000 का हमें कितना परसेंटेज ऐड करना पड़ेगा? 30%। जो भी है 39,000। आगे बढ़ते। There was no revaluation of asset by Bookland Limited during the year. Current asset of Book Limited at the year end includes stock costing 60,000 purchased from Publisher Limited which sells at cost plus 20%. तो बेटा जी कैलकुलेटर पर लो, 60,000 into 20 डिवाइड बाय 120, 10,000 आ रहा है क्या? 10,000 में हमारा परसेंटेज कितना है? 30% है क्या? मतलब टोटल यूआरपी 10,000 है। What is my share? 30%. So it will be how much? 3,000. यूआरपी का ट्रीटमेंट अभी आपने देखा, इन्वेस्टमेंट में से क्या होता है? लेस। तो आप शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करोगे? ऐड। और यूआरपी क्या करोगे? लेस। देखना चाहोगे? ला 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 ला। ये 1,30,000 है बेटा जी। ये प्रपोज डिविडेंड कहां से है साला तीजा? ओ ओ ओ ओ ओ ये इधर साले ने कमीने ने इधर डाल। ये बेटा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रपोज डिविडेंड अब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में नहीं जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। नहीं, इसको काटेंगे तो टैली नहीं होगा। इधर कर दो 330 प्लस 50,000, ये 3,80,000 कर दो। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये पुरानी प्रॉब्लम ले ली ना। सो ये कितना आ जाएगा? 3 लाख। अब तो स्वीकार है कि मैं गलत चीज नहीं पढ़ानी यार, जबरदस्ती तुम्हारे माथे पर और टेंशन आएगा। प्रपोज डिविडेंड कैन नॉट बी शोन एज अ लाइबिलिटी एनीमोर। तुमको चाहिए ट्रीटमेंट में बता दूंगा। अभी 3,80,000 यहां तक आ गया। अब मुझे बताओ इंक्रीमेंट कितना है? अब 1,80,000 का मेरा शेयर कितना है? कितना बोल रहे तुम? तो मैं क्या करूंगा? 54,000 ऐड और क्या करूंगा? 3,000 लेस। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा जी? 4,50,000 इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ हाउ मच? 60,000। फिर इसमें हम करेंगे ऐड शेयर ऑफ प्रॉफिट 54,000 और लेस क्या करूंगा मैं? यूआरपी कितना है? कितना अमाउंट आएगा? 5,01,000 आ रहा है क्या? चेक मारो, आंसर इस सही है क्या? किधर? हाँ ये इधर फाइल लगो तीजा आएला से यस। ये तेरा ये वाला ट्रीटमेंट है ना, ये कैंसिल कर दो, इसको लिख दो वर्बग सी ऊपर, और सी ऊपर के बाद में ये लिख देना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये 4,50,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 इंटू 30%। बरोबर है बेटू? 54,000 और लेस करेंगे यूआरपी कितना है? 3,000। मैं डिविडेंड पेएबल का ट्रीटमेंट नहीं समझाना चाहता क्योंकि वो अब अलाउड ही नहीं है। अगर वो क्वेश्चन पूछा तो गलत पूछेंगे। डिविडेंड पेएबल पुरानी उठाए हुए क्वेश्चन है यार, तो इसलिए वो रह गया उधर। अगली बार मैं इसको डिलीट मार देगा। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड को डिलीट मार देगा। जीआर शुड बी इंक्रीज। हाउ? यार इसको कंप्लीट करना यार जल्दी, बहुत टाइम जा रहा। सुनते हैं एग्जाम्पल 3। आर वी रेडी? अच्छा इसको सॉल्व करना है कि ठीक है ये समझ में आ गया?
एग्जाम्पल 3 देख लेते बेटा। एग्जाम्पल 3 यूआरपी का है यार। अब वो यूआरपी का क्या करने का, यूआरपी निकाल कर क्या कर देने का, इन्वेस्टमेंट में से माइनस। सो पढ़ लो अभी। एच लिमिटेड होल्ड्स 100% सब्सिडरी एस लिमिटेड, ठीक है, ये तो सब्सिडरी हुआ। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस, ठीक है। एच लिमिटेड होल्ड्स 35% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, एच होल्ड करता है, which is classified as an associate of H Limited. All of the three companies usually transact in sale and purchase of the goods from one another. While preparing consolidated financial statement, the following information has been extracted. तो सुनो, H S में है सब्सिडरी और H X लिमिटेड में है एसोसिएट, और ये है सब्सिडरी। अप्रिशिएट दिस। इसका जब यूआरपी लेस होगा तो 100% लेस होगा, और इसका जब यूआरपी लेस होगा प्रोपोर्शनेट लेस होगा। तो देख लेते। स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्लूड्स, एक्स लिमिटेड मतलब किसने बेचा है, एच ने। स्टॉक ऑफ एक्स इधर ही क्लिक हो जाना चाहिए, किसने बेचा, एच ने। डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में यू विल रिड्यूस द होल प्रॉफिट इन नोट नंबर 5। इसकी ट्रिक दी, प्रॉफिट किसको हुआ, होल्डिंग को, होल्डिंग पूरा लेस करेगा। तो बेटा जी 25,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125 करके बताओ। 5,000 क्या, और इधर क्या करेंगे बेटा जी, स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 36,000 परचेस्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड। अपने से गलती हो गया, 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 गलती हो गया। अरे पाजी ये एक्स लिमिटेड है, स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड मतलब ये एसोसिएट हुआ ना बे, एस नहीं है। सो इस केस में हम कितना निकालेंगे, 25,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 5,000 आ रहा है क्या, और 5,000 इंटू 35% कितना आ रहा है, 1750। अप्रिशिएट दिस। अच्छा दूसरे वाले का कितना निकालेंगे, 36,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120 कितना आ रहा है, 6,000 इंटू 35%, 2100 रसगुल्ले। तो इसका टोटल ले लो, 3850 लेस होगा क्या, एंट्री बता दो, मेरे मुंह पर मारो एंट्री, पूरी क्लास बताओगे, एक आध दो बच्चा नहीं बताएगा। यूआरपी की AS23 में एंट्री क्या बताई मैंने, P&L टू इन्वेस्टमेंट। ट्रिक क्या ध्यान में रखो, इक्विटी मेथड में इन्वेस्टमेंट में से क्या करेंगे, लेस। और अगर कुछ पता नहीं तो कहां पे P&L, क्योंकि इधर सारे ट्रीटमेंट P&L के थ्रू ही रूट हो रहे थे। से यस, बेस्ट है। आर वी ऑल एबल टू डू दिस। ये देखो एंट्री लिखी बेटा जी। अगला क्वेश्चन मेरे को कर कर दिखा देगे तुम। एक बार करने की कोशिश करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है। ये क्वेश्चन मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया ना उसके जैसा ही है, कोशिश करो एक बार प्लीज। एग्जाम्पल 4, पिंट्या ली लो कर। घर पर होमवर्क नहीं करके आते हो ना तब तुम बहुत वीक लगते हो। गोवा सिर मत खुजा, अब लिखना चालू कर।
कितने बच्चों का हुआ बोला? गुड गुड, ठीक है ना। बट टाइमर नहीं लगा यार मैंने। टाइमर लगा दूं अभी? अभी के आगे मुझे लगता है 6 मिनट काफी होंगे। थोड़ा सा कंपटीशन का माहौल बनने दो। बेस्ट है माइनर। तूने आने के बाद में डेट ऑफ बर्थ क्यों बताई तेरी? फिर कैसे पता चला? और हर्ष को कैसे पता चला? तनिष्का बता बेटा गुड़ी, क्या टफ लग रहा है इसमें? मैं गिनकर अभी ओरली बताऊंगा तो 4 लॉजिक के ऊपर लॉजिक नहीं इसमें। क्या टफ लग रहा है बता। अच्छा कल होमवर्क किया था क्या? अच्छा चलो होमवर्क भी छोड़, तो मुझे ये तो बता कौन से एरिया में टफ लग रहा है? ऑनलाइन जिनका हो गया प्लीज एक बार आंसर भेजो। जिनका हो गया आंसर भेजो टेलीग्राम पर। ये स्टैंडर्ड कंसोलिडेशन के सामने कुछ भी नहीं है। आंसर भेजो टेलीग्राम पर, भेजो आंसर। अर्पित भाई आंसर भेजो। बेस्ट है बेटा। बेस्ट है। जय बत्रा कौन है? अरे फुकरे, इतना से आंसर भेजा क्या तूने? उतना ही है क्या? हाँ लिख ले, अभी अभी लिख ले बस, अभी लिख ले बस। हर्षित कौन है? आपको भी बेटा हैप्पी गुरु नानक जयंती। तनिष्का मुझे एडजस्टमेंट के नाम बता दे, मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा। Shall I show you the answer now? कितने बच्चों का हो गया? बाकी के कमी नो कर लो तुम भी, इतने सारे बच्चों का तो हो गया, अब करो जल्दी से। बाप रे बाप, 5वां मिनट चल रहा है।
ट्रांसफर ऑफ लॉस एंड टैक्स वाला तो कुछ बताया ही नहीं बेटा मैंने, लॉस का तो बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समर जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। चलिए अभी आज कुछ एक यूनिक नाम का आंसर ओपन करते हैं। सेजल, सेजल का आंसर ओपन कर रहा हूं। भाई बहुत एचडी कैमरा है इनके पास। हाँ पाजी मुझे बताओ 25% स्टेक एक्वायर किया 3 लाख में, कैलकुलेटर पर लो 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख है क्या? 10 लाख का कितना परसेंट? 25%, 2.5 लाख माइनस 3 लाख, गुडविल आएगी 50,000। अरे हो सही है, इधर आने तो दे। हाँ पाजी ये गुडविल आ गया 50,000, सही है क्या? बेस्ट है हमारा 50,000, सही है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2003 the following are additional information. A Limited received dividend from B Limited for the year ended 31st March 2002 at 40% from the reserve. अब तुम्हारी चॉइस है, तुम प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलकर लेस करो या सिंपल डिविडेंड को माइनस कर दो। डिविडेंड इज रिसीव्ड, अंडरलाइन द वर्ड। कौन से साल का है कोई लेना देना नहीं है। अब तुम उसको प्री एक्विजिशन नहीं है क्योंकि एक्विजिशन डेट इज 31st March 2002, हाँ है ना? उसके साल का डिविडेंड या उसके पहले का कोई भी डिविडेंड मिलेगा तो उसको प्री एक्विजिशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन में प्री एक्विजिशन दिखा सकते हो। आगे क्या लिखा है? बी लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7 लाख, कैलकुलेटर पर लो 7 लाख इंटू कितना परसेंटेज? 1,75,000 ऐड होगा क्या? सो 1,75,000 ऐड होगा। देखते हैं रसगुल्ले मेरे क्या किए। बी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट 50% फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2003 ऑन 34/2003। 34/2003 इज द की लाइन। तो बेटा जी ये प्रपोज्ड है या रिसीव्ड है? प्रपोज्ड का हम कुछ नहीं करते। से यस सर नो। सो राजा बेटा जी इसमें हम क्या करेंगे? डिविडेंड रिसीव्ड पहला कितना है एक बार कैलकुलेटर पर लो, 5 लाख इंटू 40%, 2 लाख लेस होगा। और जो शेयर, अच्छा 2 लाख का 25, 50,000 क्या होगा? लेस होगा, मारो मत भैया, ठीक है लेस होगा 50,000 और ऐड कितना होगा? जो प्रॉफिट है वो ऐड होगा। ये 50,000 और ये 1,75,000 ऐड हो गया। से यस डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बी लिमिटेड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बात लिखी है उन्होंने। और जो प्रपोज डिविडेंड है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। क्या आप इस छोरी के लिए ताली बजा सकते हो? With this we are now expected to go to the नहीं उसने नहीं बोला, मैं क्या करूं? अरे क्यों है? Okay, we are there on now. Next question, example 5. Example 5 पर आ जाओ सर। थर्ड वाले की एंट्री कर सकते बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
यार कितना हैवी था ये। ओके सेजल, आई डू इट, डोंट वरी। चलो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग आर द 3 बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2012। राइट डाउन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन पिद्दू सा है, बड़े क्वेश्चन में मार्क्स देने की कैपेसिटी बहुत है, और ये आप तभी कर पाओगे जब आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, नहीं तो पेन भी नहीं उठा पाओगे। ऐसा लगेगा बहुत टफ है, साफ से फालतू क्वेश्चन है ये। शांति से पढ़ते जाइए। शेयर कैपिटल लिखा, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा, लोन लिखा, इन्वेस्टमेंट 240 शेयर्स इन बी लिमिटेड। इसका मतलब इनका 300 कैपिटल है, 300 कैपिटल में से 240 है, सो 240 डिवाइड बाय 300। कैन आई नॉट से 80% हमारा स्टेक है, एक का। दूसरा 80 शेयर्स, माने कैन आई नॉट से 80 डिवाइड बाय 200, बोले तो कितना 40% स्टेक इस कंपनी में है। ये बन गया एसोसिएट, ये कौन बन गया सब्सिडरी, ये कौन बन गया पेरेंट। क्या ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा? यस, अप्रिशिएट दिस, गुड। फिर लिखा है ए लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स ऑन 1/4/2011। कब एक्वायर किया? 1/4/2011 को एक्वायर किया, स्वीकार है। आगे बढ़ते। ऑन विच डेट द बैलेंस इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस वर एज फॉलोज। बी का 1000 था, सी का 500। आगे दिखेंगे। C is an associate of A Limited as it exercises significant influence over C. C Limited has earned a profit of 500 during the year. As on 31st March 2012, C Limited has revalued its assets by 300. No effect has been given in the books of C Limited for that. Current asset of C Limited include 200 of stock on which A Limited earned a profit of 20% on selling price. Current asset of A Limited include 300 stock on which C Limited earned a profit of 20% on selling price. आगे ये बोला गया प्रिपेयर सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले मुझे क्या करना हो, ए और बी को कंसोलिडेट कर लेता हूं, चीजें आसान हो जाएगी। सो बेटा जी कंसोलिडेशन करेंगे तो क्या होगा? शेयर कैपिटल 5000 ही रहेगा, हाँ नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस बी लिमिटेड का कितना है? 1000, और वो अभी कितना हो गया? 2000। तो अगर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करूं, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, ये किसका कर रहा हूं बेटा? बी का करूं क्या? सो मैंने लिखा प्री और पोस्ट। मुझे बताओ प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कितना है? प्रॉफिट ओपनिंग बैलेंस 1000 है, और करंट ईयर का डायरेक्टली पोस्ट में लिख दूं क्या? 1000। फिर हम लिखेंगे एच का कितना है? 80%। एम आई का कितना है? 20%। 80% बताओ कितना आएगा? 800। और ये कितना आएगा? 200। और ये कितना आएगा? और ये आएगा 200। अप्रिशिएट दिस। फिर ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। फिर सी सीओसी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेटा जी इन्वेस्टमेंट देख के बताओ, मेरे हिसाब से 6000 है, लेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 800 है क्या? और शेयर कैपिटल आएगा 3000 इंटू 80%, 2400। ये माइनस हो गया। गुडविल कितने आ जाएगी? कितना बोल रहे हो? 6000 माइनस 800 माइनस 2000, 2800 गुडविल आई क्या बेटा? दैट्स लवली। फिर हम क्या बनाएंगे? एमआई। एमआई में आएगा शेयर कैपिटल जो कि आएगा 3000 इंटू 20%, यू मीन 600। एड प्री 200, एड पोस्ट 1000। Appreciate this. Now I'll say conso reserves and surplus. So holding का प्रॉफिट कितना है? होल्डिंग का ओपनिंग कैन आई से 2000। एड शेयर इन सब्सिडरी, आपने बताया 800 क्या? सो 2800। मेरा काम यह है कि अभी मैं पहले रफ में बैलेंस शीट को प्लॉट कर दूं। सो मैं दो लोगों को कंबाइन कर रहा हूं। शेयर कैपिटल 5000 है, रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर दो लोगों की बात करें सो 2800 है क्या? बेटा आप फिगर देख के बता पाओगे मुझे? ये मैंने काटा 2800।
बेटा जी बोरिंग ऐड कर देंगे 1000 और 1000 2000, फिक्स्ड और करंट लाइबिलिटी 1000 प्लस 2000 3000, और इन्वेस्टमेंट राजा बेटा जी नहीं फिक्स्ड एसेट। अरे बाबू एमआई कितना है 1000, सीआर तो नहीं आया ना? अच्छा इधर गुडविल लिख देते, गुडविल कितना है 2000, और इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया क्या ये? नहीं ये तो फिक्स्ड एसेट है ना, सॉरी ये, शाबाश। इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा जी 1000 प्लस 3000, नहीं नहीं फिक्स्ड एसेट है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्वेस्टमेंट नहीं फिक्स्ड एसेट है, आई एम सॉरी फिक्स्ड एसेट है। सो ये फिक्स्ड एसेट लिख दूंगा इधर, फिक्स्ड एसेट इज 1000 प्लस 3000 बराबर है ना ये, सो कितना आ जाएगा 4000। बेटा जी इन्वेस्टमेंट कैंसिल, शेयर्स का ये कैंसिल नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देते अभी अभी टेम्परेरीली। और करंट एसेट क्या करेंगे 500 प्लस 5000 5500। जब आप इस माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ते हो तब आपको ऐसा लगता है कि वो एसोसिएट को भी ऐड करूं, एसोसिएट ऐड नहीं होता है। एसोसिएट इक्विटी मेथड फॉलो करता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर रिजर्व्स ऐड होते हैं और डिविडेंड वहीं से लेस होता है, यूआरपी वहीं से इन्वेस्टमेंट से लेस होता है। इसलिए मैंने उन आइटम्स को पहले सॉल्व नहीं किया, मैंने क्लियरली बोला पहले दोनों को ही ऐड करो। तो किसको ऐड किया हमने, सब्सिडरी और ए। मतलब यहां पर आपकी टेस्टिंग स्किल्स कहां पर चेक करेगा एग्जामिनर, वो कंसोलिडेशन देख लेगा कि तुम्हें कंसोलिडेशन आता है कि नहीं आता है। उसकी स्टेप क्या, स्टेप नंबर 1 डेट ऑफ एक्विजिशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, स्टेप नंबर 2 एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, स्टेप नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, स्टेप नंबर 4 एमआई, स्टेप नंबर 5 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सब। उसके बेसिस पर मैंने एक बैलेंस शीट बनाकर प्लॉट करी। से यस, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं पहले यहां तक लिख कर आ जाओ। एसोसिएट का तो आगे देखेंगे, ये यहां तक तो तुम नहीं बोल सकते किशोर ये क्या चल रहा है, ये तो हो चुका है। अभी लिखना है बेटा और कौन सा ऑप्शन है तुम्हारे पास, एच, और लिखना नहीं है, देखना है बेटा, तू देख। और ये बेटा फुर्ती से लिखो यार, 1/4/2011। गुड़ी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में लोग दूर दूर रहते क्या? और हैव यू स्टेड अवे फ्रॉम एनी ऑफ योर पेरेंट? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट दो, बट देयर, हाँ शी आस्क्ड मी ना, दैट्स द रीजन। मम्मी की सासू बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब तुम्हारी दादी। नाउ दिस इज फैक्ट। जब ये बात नहीं है तो आई टेल यू, यू स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम इन योर रूम में भी। यस, तुम लिखो कमीनो। यस, स्क्रॉल कॉपी तो करना है बेटा, छापो। जब आदमी को बहुत तकलीफ दे ना, बहुत ज्यादा तकलीफ दे कोई, तो वो जन्नत ढूंढने लगता है छोटी छोटी चीजों में। ये प्रूव हो रहा है। इतना सीए ने सताया सर हमको, अब हम कहीं पर भी मजा ढूंढ लेते हैं। मतलब जो हिटलर ने नहीं किया ना, वैसा। एक हिटलर की मूवी देखी थी मैंने, जिसके अंदर नाजीज के ये जो इसके अंदर ट्रैप करके रखते थे। एना फ्रैंक की बुक्स पढ़ता था तब एना फ्रैंक बताती है कि वो दे यूज्ड टू स्टे इनसाइड कैप्टिविटी, नीचे, बट स्टिल दे यूज्ड टू एंजॉय स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स। तुम्हारे अंदर भी मुझे यही देख के लगता है, इतने त्रस्त हो गए, इतने सताए हुए हो, मतलब जिस पर किसी को हंसी नहीं आए उस पर दिल खोल के हंसते हो। अच्छा है। बेटा एग्जाम होने के बाद में काम आएगा तेरे को ये। एग्जाम तक तो मत कर कुछ, एग्जाम तक तो कोशिश कर लेना, बट एग्जाम के बाद में काम आएगा। और ये जो भी बच्चा है ना, इसको गर्ल्स आइडेंटिफाई करके रख लेना अभी। मतलब इस बैच के लड़की है तो फिर तो यार, अभी लड़कों तुम सतर्क हो जाओ।
ये ऐसे ही है ना, पू 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 बजा बजा के ना सड़ाई की जिंदगी भर। हो गया लिख कर ये भाई, लिख लेगा, गुड। और तू इसके है ना चक्कर में जा मत, इसका अटेम्प्ट लेट है। हो गया क्या? बेस्ट। कैसे हुआ? तो कमी ना पोट्टा अभी बातें करते रहता है साला, फिर बाद में पता चलता अरे सर इसका अटेम्प्ट तो लेट था, मैं फंस गया। बेस्ट है, बहुत प्यारे बच्चों, बेस्ट है। अरे बस, कितने जोर से बोलेगा? क्या? झापा होगा मैंने। Shall I now show you the एसोसिएट का अकाउंटिंग? और ये बैलेंस शीट को भी प्लॉट करो, बैलेंस शीट को प्लॉट कर लो। तुम्हारे भाई बहन लिख रहे बेटा, तब तक शांति बनाए रखो। सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू। नो, हाँ गुड़िया, I'll tell you. Have you all done? आप जरा सुनते हैं, हम एसोसिएट की अकाउंटिंग सीख रहे हैं। एक ट्रिक दे देता हूं गरीब बच्चों के लिए। एसोसिएट की जो भी अकाउंटिंग करोगे उसके लिए दो अकाउंट को ध्यान में रखना, इन्वेस्टमेंट और पी&एल। इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना, कम हुआ तो क्रेडिट करना। माने क्या करना, अगर ऐड कर रहे हो तो डेबिट, जैसे प्रॉफिट क्या करोगे ऐड, यूआरपी क्या करोगे लेस। आपको दो ही अकाउंट मिलेंगे, एक पी&एल और एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट टू पी&एल, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो पी&एल टू इन्वेस्टमेंट। डू यू ऑल एग्री? डिविडेंड मिला तो आप एंट्री क्या कर दोगे, ऑफिस कैश ऑब्लिक बैंक टू व्हाट, इन्वेस्टमेंट। से यस और नो? डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो। अब जरा चेक कर लेते हैं इसको। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों, आगे बोला जा रहा है हमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करनी है। सो गुडविल करनी है तो राजा बेटा जी कैसे करेंगे? ये स्टेप नंबर 1। क्या लिखना है बताओ मुझे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 1500 लेस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब बेटा मैंने किया था तो उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस 500 था और शेयर कैपिटल 2000 था। सो बेटा जी 2000 का 40% है ना बेटा, आपका अमाउंट आता है 800। और बेटा जी रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना था बेटा जी? 500। 500 का 40% कितना आएगा? 200। सो बेटा जी आपका गुडविल आया 500। ये लिखते जाइए मेरे साथ। अभी अकाउंटिंग ऑफ एसोसिएट चल रहा है, अकाउंटिंग ऑफ एसोसिएट। ये क्या करेंगे अकाउंटिंग ऑफ एसोसिएट में? डिस्क्लोज करेंगे या डिस्क्लोज? ठीक है। अब रसगुल्ले बच्चों कैन आई नॉट से कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का दिख रहा है? 1500। ये अभी हम लिख रहे प्रेजेंटेशन एज पर 23, प्रेजेंटेशन एज पर 23 बराबर है। इधर हम क्या लिखेंगे? इंक्लूडिंग गुडविल 500। ये डेट ऑफ एक्विजिशन तक का बराबर है क्या? इसके हेडिंग क्या बनेगी बेटा जी? प्रेजेंटेशन एज पर AS 23।
स्वीकार है, इंक्लूडिंग गुडविल 500। अब आगे बढ़ते बेटा, करंट ईयर का प्रॉफिट उन्होंने तो हमें डायरेक्टली दिया 500 है। ऊपर चलकर देख लेते क्या रिजर्व एंड सरप्लस को कंपेयर किया जा सकता है क्या? यस, 1000 इज क्लोजिंग, ओपनिंग इज हाउ मच? 500। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 500। सो मैं ये बोल सकता हूं एड प्रॉफिट 500 इंटू 40%, 200 एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू कंसोलिडेटेड P&L, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होगा। अगर ये सब चीजें हो गई है तो आगे बढ़े। सी लिमिटेड हैज रीवैल्यूड इट्स असेट बाय 300। ये करंट ईयर का रीवैल्यूएशन रिजर्व है, करंट ईयर का रीवैल्यूएशन रिजर्व है। एग्रीड? रीवैल्यूएशन रिजर्व में भी किसका शेयर आएगा? होल्डिंग का। सो कैन आई नॉट से ऐड रीवैल्यूएशन रिजर्व, जैसे प्रॉफिट ऐड किया वैसे ये भी ऐड होगा, 300 इंटू व्हाट? 40%। बोलो कितना आएगा? एक आपको ट्रिक बताता हूं, रीवैल्यूएशन रिजर्व विल रिटेन इट्स नेम एज रीवैल्यूएशन रिजर्व ओनली। इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, कितना? 120। हाँ या ना? आपने प्रॉफिट ऐड किया, करंट ईयर में रीवैल्यूएशन हुआ, सो रीवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट की वजह से उनके बुक्स में रीवैल्यूएशन रिजर्व नाम का एक कंपोनेंट आता, और ये करंट ईयर में जनरेट हो रहा है। करंट ईयर में जो कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं हम उसको ऐड करते। अब क्या नाम से उसका मैं क्या करूं, हमारे इसमें तो रीवैल्यूएशन रिजर्व ऐड हो रहा है। आगे बढ़े, आगे क्या बोलते हैं? नो इफेक्ट हैज बीन गिवन इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड फॉर दैट current asset of C Limited include 200 of stock on which A Limited made a profit of 20% on selling price। पापी घोड़ा, इसमें 20/120 लेने वाला खरबूजा कट गया। कॉस्ट पर अगर रहता है तो ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब जो है। सो बेटा जी डायरेक्टली 200 का 20% कितना है? 40। और बेटा 40 का 40% 16। कबूल है क्या? नहीं कबूल है? तो 16 क्या होएगा? लेस। ये हम लिखेंगे यूआरपी, यूआरपी। ओके, आगे क्या हुआ है? करंट एसेट ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड 300 स्टॉक ऑन विच सी लिमिटेड, वापिस है सी लिमिटेड 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। पापी घोड़ा, डायरेक्टली वापिस लो 300 इंटू 20%, 60 इंटू 40%, 24। सो और एक यूआरपी 24 आएगा क्या? ये लेस, बता दो मुझे कितना आएगा? 1500 प्लस 200 प्लस 120 माइनस 16 माइनस 24, 1780। और इस 1780 में गुडविल कितनी है? 500। ए भाई तू अच्छे से लिख रहा है क्या बाबा? लग तो नहीं रहा है। नो नो नो, ये घर में फिर है ना, तेरे को याद नहीं है कि क्लिक नहीं होगी चीज, मत कर ऐसा पागलपन। ओ पाजी 1780 आ गया। मैं अभी थोड़ा सा बैलेंस शीट को प्लॉट कर देता हूं। ये काटा मैंने और मैंने कितना लिख दिया? 1780। इसके अंदर गुडविल कितनी इंक्लूडेड है? 500। अब बेटा जी मैं आपको जो जो चीजें पूछ रहा हूं मुझे बताइए। रीवैल्यूएशन रिजर्व नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था क्या? सो रीवैल्यूएशन रिजर्व हमारा शेयर कितना है? कितना ऐड किया मैंने? 120 इधर ऐड होगा। अरे ये एंट्री कौन कर रहा है? सीएफएस में हो रही है ना, तो आपने एंट्री क्या की? इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। सो रीवैल्यूएशन रिजर्व 120 से आएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट पर कुछ इंपैक्ट गए। करंट ईयर का प्रॉफिट आपने कितना ऐड किया? 500 का 40%, 200 ऐड किया था, उसमें से यूआरपी लेस किया था 16 और यूआरपी लेस किया था 24। देखो यूआरपी का प्रॉफिट का ट्रीटमेंट पीएनएल में ही जाता है। सो हम क्या करेंगे? 200 ऐड माइनस 16 माइनस 24, 160 2800 में ऐड कर दूं क्या? सो ये 2800 प्लस 160 2960। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जाके चेक कर लीजिए क्या आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। 1000 प्लस 5000 जो ग्रीन में किया है ना बेटा मैंने, वो एसोसिएट की अकाउंटिंग है। 2960 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 120
इट बिकम्स 140 और 2800 प्लस 4000 प्लस 1780 प्लस 5500 14080। सर इसमें कहां कंफ्यूजन होता है पता है क्या? अगर मैं आपको तीनों एक साथ सिखाता ना तो आपको बहुत खतरनाक कंफ्यूजन होता। बी सब्सिडरी है, 100% कंसोलिडेशन होगा। सी एसोसिएट है, इन्वेस्टमेंट में एडलेस होगा। स्वीकार है क्या? सो आपसे मैं वापस से प्रश्न पूछ लेता हूं। सीएफएस का तो नहीं पूछ रहा हूं मैं, सब्सिडरी का, बट सी लिमिटेड की मैंने कौन सी एडजस्टमेंट करी? मैंने गुडविल निकाला क्या? गुडविल इज अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज्ड। फिर मैंने आपसे सेकंड पूछा, शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऐड। 500 का 40% ऐड किया। यूआरपी जितने भी है वो क्या करेंगे? लेस। और उन्होंने फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू किया, तो उनके जितने भी रिजर्व्स है वो हमें क्या करने पड़ते हैं? हमारा शेयर ऐड करना पड़ता है। उनका रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना था? 300। सो 300 का कितना परसेंट? तो कितना आया? 120। हमारी एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर आप एंट्रीज देखना चाहो तो एंट्रीज देखिए। इन्वेस्टमेंट टू कैश, ये बेटा जी एक्वायर किया था तब की एंट्री है। फिर इन्वेस्टमेंट टू इनकम ऑन एसोसिएट, ये प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर की है, बराबर है। फिर इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये रिवैल्यूएशन को एब्जॉर्ब किया। जैसे प्रॉफिट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वैसे ही किसको एब्जॉर्ब करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी। अप्रिशिएट दिस। फिर बेटा जी पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट एंड पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, ये किसकी एंट्री है? यूआरपी। आप ये चारों एंट्रीज भी लिख कर ले लो, आपको हेल्प हो जाएगी। हाँ बेटा, बी लिमिटेड का अगर कुछ इन्वेस्टमेंट होता, सी लिमिटेड मतलब सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट होता, बी लिमिटेड का क्रॉस होल्डिंग इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैं बता सकता हूं बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट फॉर एवरीवन। तुम सही जा रहे हो, पहले वो बी लिमिटेड ए में जाएगी और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट में जो भी कुछ प्रॉफिट है वो एडलेस करेंगे। या बी लिमिटेड को पहले, अगर बी लिमिटेड को सीएफएस बनाना ही नहीं है सो बी लिमिटेड एट कॉस्ट ही रहेगा, वो पहले इधर ऐड हो जाएगा, फिर वो जो एसोसिएट रहेंगे उसके प्रॉफिट ऐड और वो बाकी चीजें होगी। क्या एंट्रीज क्या है? नेसेसरी है क्या? क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आए, अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूं आपका, तो आई वुड हैव गिवन यू मार्क्स इवन इफ यू डू दी एंट्रीज और यू हैव रिटन इट इन अ टैबुलर फॉर्मेट। बट ये टैबुलर फॉर्मेट के बाद में एंट्री, तो ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे बेटा पूरा कि आपको फुल फ्लेजेड व्यू मिलेगा पूरे चैप्टर का इंक्लूडिंग सीएफएस का, तो इसलिए बेहतर है ये। सर एसोसिएट की बैलेंस शीट भी बनानी है कॉपी में। हाँ मिताली, क्या है अभी इधर ही बैठना है अपने को, AS27 तो चालू करना नहीं है ना, आराम आराम से करेंगे। इसकी बैलेंस शीट भी बनाते हैं। हाँ कर लिए, बट कॉपी में बनानी है। बनवाते अभी मिताली जी, अभी क्या करेंगे, बनवाना पड़ेगा, पैसे जो लिए। कंज्यूमर इज किंग। साहब शांत हो जाओ सर, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ी एनर्जी बचा के रखो बाकी के काम के लिए भी। शांत हो जाओ। सरकार लिख दी है इधर तक? सर सीएफएस में 160 में यूआरपी प्लीज समझा दीजिए। क्या बेटा? ये गलत है, और कुछ गलत है इसमें? ये 9300 क्या ही पता चलेगा, लिख दिया। ला 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 ला। मितेश पूछ रहा है मींस आज ये टॉपिक फिनिश होगा क्या? मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, इसमें बाकी बचा क्या है मुझे बताओ। कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया ये बताओ। थोड़ा सा बुक के साथ में भी रूबरू रहा करो। कौन सा क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया मुझे बता दे। इसमें कौन सा क्वेश्चन बचा है मुझे बता, मैं करवा दूंगा। कंज्यूमर यस, आई विल सॉल्व इट। ये लीजिए मिता, लीजिए, ये आपको बैलेंस शीट चाहिए थी, ले लो। इसके बाद में एक क्वेश्चन बचा है कंसेप्ट बुक का,
और एक क्वेश्चन बचा है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, और वो क्वेश्चन मैं इसके बाद में कराऊंगा। किसके बाद में? AS 27 के बाद। ओम भाई आपको ब्रेक की जरूरत है, बाकी इधर माहौल ठीक है, और ऐसा कोई मैंने भारी कोई चीज पढ़ाई भी नहीं है, कुछ भारी पढ़ाई नहीं है। तुम्हारा आज कुछ हुआ होगा ब्रेकअप वेकअप, तुम थोड़ा सा ब्रेक लेके आओ, नहीं बेहतर है क्या? अलग अलग आदमी को अलग अलग टाइम पे ब्रेक लगता है, इधर नहीं है जरूरत। ए सुन लो भाई, अभी अपने को क्या बताना था इसमें मुझे। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच वी आर गोना डू। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लॉस मेकिंग एसोसिएट का क्या करते हैं हम? लॉस एब्जॉर्ब करते हैं क्या? एक गुड़िया जिसने क्वेश्चन पूछा था कि सर इसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो सॉल्व कर रहा हूं अभी। लॉस मेकिंग एसोसिएट में हम लॉस एब्जॉर्ब करते रहते हैं जब तक कि एसोसिएट क्या हो जाता है? निल। और उसके बाद में हम क्या करते हैं बेटा जी? जब तक कि लॉस रिकवर नहीं होते तब तक उसको पॉजिटिव नहीं दिखाते। यही लाइन में लिखा है, इफ अंडर द इक्विटी मेथड एन इन्वेस्टर शेयर ऑफ लॉसेस ऑफ एन एसोसिएट इक्वल्स और एक्सीड्स the carrying amount of the investment, the investor ordinarily discontinues recognize it in share of further losses and the investment is reported at nil value. आपके लिए इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी the share of losses from associate exceeds the carrying amount of investment, then generally investor will show the investment in associate at nil value. एक बार मेरे साथ इंग्लिश में बोल के बताओ। When the share of losses from associate exceeds carrying amount of investment in associate, investor will present the investment in associate at nil value. वापिस से, share of profit क्या करते हो आप? Add. share of losses क्या करते हो? Less. तो मैं जो बोल रहा हूं अभी इंग्लिश का अनुवाद करना जब जब बोल रहे हो। बोलो एक बार, when the share of losses of associate, बराबर यहां तक समझे? शेयर ऑफ लॉसेस ऑफ एसोसिएट एक्सीड्स, बढ़ गया, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से बढ़ गया। सो देन इन्वेस्टर, क्योंकि ये कौन बताएगा एसोसिएट का? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर विल शो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट, परफेक्ट है? परफेक्ट है? फिर आगे, एडिशनल लॉसेस आर प्रोवाइडेड फॉर टू द एक्सटेंट दैट इन्वेस्टर हैज इनकर्ड ऑब्लिगेशन और मेड पेमेंट। इसका मतलब समझे क्या? मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लाइज्ड है टू कॉम्पेंसेट द लॉसेस, देन एडिशनल लॉसेस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी। इस लाइन को ज्यादा ध्यान मत दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नहीं पूछेंगे, वो ऊपर तक का पूछेंगे। आगे, इफ एसोसिएट सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट्स प्रॉफिट, the investor resumes including its share of those profits only after its share of the profit equals the share of net loss that have not been recognized. इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी। जो एमआई का ट्रीटमेंट है वही है। एमआई के ट्रीटमेंट हम क्या करते थे? उनका शेयर ऑफ लॉसेस एब्जॉर्ब करते थे। जब उनका शेयर ऑफ लॉस एब्जॉर्ब नहीं हो पाता था तो होल्डिंग एब्जॉर्ब करती थी। बट याद है कि वापिस हम प्रॉफिट कब दिखाते थे? जब उनका जितना भी अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस था वो रिकवर होने के बाद में उसको फिर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते थे। याद आ रहा है कि नहीं यार? बेटा जी, अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझने की कोशिश करोगे विदाउट सीएफएस तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि सीएफएस में मैंने बहुत जान डालकर इसको पढ़ाया था। तो जो एमआई का ट्रीटमेंट है उसका अपोजिट ट्रीटमेंट है, क्योंकि अब यहां पर जो वहां पर जो एमआई हुआ करता था वो यहां पर क्या है? इन्वेस्टर। सो मैंने एक एसोसिएट है या इन्वेस्टर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि पहला जितना भी शेयर ऑफ लॉसेस है वो नील तक लेके आ जाओ। जो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस है, जो अब हमने रिकॉग्नाइज नहीं करे थे, व्हेनेवर द एसोसिएट कम्स इनटू द प्रॉफिट, द शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू द लॉसेस अनरिकॉग्नाइज्ड। तो प्रॉफिट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस के अगेंस्ट नॉक ऑफ हो गया, उसके बाद का प्रॉफिट है तो क्या करोगे आप? एड इन द इन्वेस्टमेंट। से यस, यही इंग्लिश में लिखा है, यही लिखा है कि इंग्लिश में? पढ़ लेते अभी एक एग्जाम्पल। सर आपकी बातें आपके दिल तक पहुंच रही है? हाँ, 100% 100% पहुंच रही है। पेरेंट लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम यहां तक आए हो कंसोलिडेशन में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ते अभी। पेरेंट लिमिटेड एक्वायर्ड
एक्वायर्ड, सुन ले यार प्लीज, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज सड़ा मत अभी। पेरेंट लिमिटेड एक्वायर्ड 25% of the equity share of associate limited at a cost of 30 lakh, on which date the equity share capital of the associate was 1 crore 20 lakh and accumulated reserves and surplus was 10 lakh. 1 crore 20 lakh plus 10 lakh is 1 crore 30 lakh इंटू कितना परसेंट है बेटा जी? 25%, 32 लाख 50,000। तो इसके अंदर सीआर आएगा क्या? 2,50,000। नहीं, मुझे कर कर बता, ऐसे ऐसे कर कर हाँ नहीं बोल सकता, कर कर बता मुझे कैसे आया। नहीं नहीं, ये पुट्टा बताएगा, मैं नहीं जा रहा अभी। जोर से बोल, ए आवाज मत कर बे। परफेक्ट, बैठ जा बेटा, तुझे आ रहा है देख लेने का, पर क्या ऐसा नहीं करने का? सर मैं कैलकुलेट करता, तुम बैठे रहते हो। देयर आफ्टर एसोसिएट लिमिटेड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 60 लाख। बेटा 60 लाख का 25%, तो हमारा इन्वेस्टमेंट 30 लाख है क्या? 60 का 25%, 15 माइनस हो जाएगा क्या? 80 लाख इन द नेक्स्ट ईयर। 80 का 25%, 20 माइनस हो सकता है क्या? हम 15 माइनस कर इसको कितना बताएंगे? निल। और 5 लाख अनएब्जॉर्ब्ड है क्या? उन्होंने बताया फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल और सीआर। सीआर तो निकाल लिया हमने, कितना था? 2.5 लाख। At the time of acquisition, how the investment in associate will be shown in the consolidated in the next 2 years? Oh, सिंपल है। पहले केस में 15 लाख को माइनस करेंगे, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखेगा, फिर 15 में से 20 माइनस कर नेगेटिव नहीं लिखने का, कितना लिखने का? निल। एंड 5 लाख इज अनरिकॉग्नाइज्ड। तो अगली बार जब प्रॉफिट हुआ तो पहले क्या करेंगे? 5 लाख के अगेंस्ट नॉक ऑफ होगा, उसके ऊपर अगर कुछ आए तो ऐड करेंगे। तो ये देख लो, ये इधर 2,50,000 इज सीआर। कौन सा? कहीं नहीं दिखेगा भाई बैलेंस शीट में। ओ भाई पाजी, कहीं नहीं दिखेगा, सांस लो, कहीं नहीं लिखेगा, ठीक है। और फिर बेटा जी फर्स्ट ईयर में 15 लाख लेस कर 15 लाख है क्या? और 15 में से 20 लेस कर कितना दिखेगा? निल। ठीक है, धन्यवाद। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन रहता है, वो मैं AS 27 के साथ करूंगा। इस AS को अभी बाय बाय बोलो। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। चलो आपको देखो, मैं मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर इसको पूरा रिवाइज करके देता हूं, और आप देखते हो मेरा साथ देते हो कि नहीं देते हो। 10 मिनट आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? बेस्ट। पहला वाला कॉन्सेप्ट मुझे बताओ, एसोसिएट कौन होता है? इन विच व्हाट? In which we exercise significant influence. And what is significant influence? When we have power to participate in operating and financial decision making of an entity. Generally, it is assumed that when you acquire 20% or more than 20%, it is an significant influence and it is an associate. अच्छा, investment in associate is shown with which method as per AS 23? Equity method. अच्छा, ये कब फॉलो होता है? जब CFS बनता है। स्टैंड अलोन में कौन सा फॉलो होता है? AS 13. एज पर AS 13 इन्वेस्टमेंट इज शोन एट व्हाट? कॉस्ट। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड आए तो क्या करेंगे? लेस। दिस इज द ओनली एडजस्टमेंट यू डू एज पर AS 13. As per equity method, what do? You calculate goodwill or CR on the date of acquisition and it is recognized or disclosed. Share of profit is added. Dividend declared is subtracted. मतलब dividend received is subtracted. And in case there is URP, अगर कोई भी अलग प्रकार का रिजर्व रहा तो वो क्या करेंगे बेटा जी? जो करंट ईयर का ऐड। शांति से मुझे एक सुनकर बताइए, एंट्री क्या क्या होगी फॉर प्रॉफिट्स की? इन्वेस्टमेंट टू P&L। अच्छा, यूआरपी की एंट्री, P&L टू इन्वेस्टमेंट, गुडविल की एंट्री, हाँ डिस्क्लोज एंट्री नहीं होती, मैं चेक कर रहा था, गुडविल की एंट्री नहीं होगी। अच्छा, फोर्थ आइटम यूआरपी हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री, कैश टू इन्वेस्टमेंट। अगर स्टैंड अलोन ने, ये थोड़ा सा ट्रिकी पूछ रहा हूं, स्टैंड अलोन ने P&L में घुसेड़ दिया उसको, सो अब कैश नहीं यूज कर सकते, तो क्या करोगे? P&L टू इन्वेस्टमेंट। ये रेक्टिफिकेशन की बात है, करेक्ट एंट्री तो मैंने आपको समझा दी। गुड। अगर एसोसिएट लॉसेस दे रहा है, सो लॉसेस इज व्हाट?
subtracted, and it would be subtracted until the investment in associate becomes nil. And after that, will you recognize? No. But subsequently, when there is a profit, you will recognize the profit only when the profit is equal to unrecognized losses. Yes or no? Only then you will recognize the profit. Say yes. मुझे सच्ची बताओ, इसके अलावा मैंने क्या पढ़ा है? इसमें कुछ नहीं पढ़ा है. तो मानते नहीं मेरी बात, बट ये ऐसे इतना ही पढ़ा है मैं. Say yes or no? आज के आज रिवाइज कर लेना, खत्म हो जाएगा. AS23. ए प्रेम से बाय बाय बोलो AS23 को. ए भाई बंद करके वापस चालू कर, बंद करके चालू कर.